और तो जब वो हंसते थे तो जो यहाँ पर मेकअप जो लगा हुआ है तो हंसने से वो यहाँ क्रैक पड़ जाते थे, मेकअप में दरारें आ जाती थी इस तरह। और दूसरा जो एक तरह का स्पाई होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ काम कर रहा है और फिर इंफॉर्मेशन को पास करता है। आप यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, लेकिन जैसे ये सांप ने आपको काटा तो आप वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाते हो। फिर वो जब वो गन उनके पास थी, उन्हें जो बारूद था वो बारिश की वजह से उसको फायर नहीं कर पाए, तो बारिश ने उसको उन डाकुओं से बचाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है और पहले भी एग्जाम में आ चुकी है। मिनिएचर वर्जन ऑफ जेम्स बॉन्ड्स कार आ सकती है। ZZA। कईयों के तो मुंह में पानी आ गया होगा पिज्जा को देख के, क्यों पिज्जा का नाम, पिज्जा खाना पड़ेगा आज। चीज जब फैलाते हैं तभी तो प्लांट बनता है। जो मधुर हो, स्वीट हो, मीठा हो, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो क्या मैम हमेशा हम प्राइम मिनिस्टर के साथ द लेंगे? तुम यहाँ व्हाट अ स्मॉल वर्ड, नए तरीके से ईडियम पूछा है, नया पैटर्न है। आपको कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग होना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आंसर आप कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीज़न है। कि जैसे एक हम ऑफिस में होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अपने काम को करते रहते हैं, और कई बार जब इंसान आलस में, स्लैक पोजीशन में, स्लगिश, लेजी होता है तो एकदम वो लूज हो जाता है। कॉन्सेप्चुअली जो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा ना वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में अटक जाएगा। कि पहले बच्चे वोकैब को ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब एग्जाम्स में वोकैब का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। कंट्री में रह रहा है, वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर चल रहा है, तो वो इंसान वहाँ से भागता है। जहाँ परहैप्स आ सकता है वहाँ मे भी आ सकता है, जहाँ मे भी आ सकता है वहाँ परहैप्स आ सकता है। इडियम्स को अगर आप ओरिजिन से पढ़ेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे और पढ़ने में मज़ा आएगा और बहुत इजी भी लगेगा। एम का साउंड है तो NML होगा। ये बात जनरल वे में वो ड्राइवर भी है, ठीक है, लेकिन ड्राइवर और शोफर में डिफरेंस। क्या बोलते हैं? शोफर। कई लोग उसको चौफर भी बोलते हैं। चौफर नहीं है ये, शोफर। क्योंकि रूट वर्ड केली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, और इसी का अपोजिट बनता है कैको। एक इंसान एक चीज की क्वालिटी बताने के लिए दो एडजेक्टिव ले रहे हैं, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। दोनों में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। यूके के लिए द आया है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए द आया है, लेकिन फ्रांस के लिए द नहीं आया। हेलो स्टूडेंट्स, दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया था, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। प्रॉपर उसी वे में पूरी टेबल अरेंज की गई है। जैसे यहाँ पर 33 क्वेश्चंस आए हैं वोकैब के। सबसे पहले वन वर्ड, फिर इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम और स्पेलिंग एरर्स। इससे आपको आइडिया लग जाता है। लगभग 66% पार्ट आपका किसका हो गया? वोकैबलरी का, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आने वाले एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि अभी किस तरह का पैटर्न आ रहा है, क्या वेटेज चल रहा है, तो वही उस टाइम के अकॉर्डिंग आता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे के एग्जाम भी डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। जैसे यहाँ जंबल अभी नहीं आए हैं, ठीक है, और क्लोज टेस्ट और पैसेज 5-5 क्वेश्चन आए हैं, तो 50 क्वेश्चन में आप देख लो कि 33 + 10 43 तो यही हो गया। लगभग 7 क्वेश्चन ओनली सिंपली आपके किसके आए हैं? ग्रामर के आए हैं, ठीक है। तीनों पोर्शंस को आपको साथ में लेके चलना है, किसी भी पोर्शन को ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, क्योंकि पहले बच्चे वोकैब को ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब एग्जाम्स में वोकैब का वेटेज लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के लिए देखो, जब आपको रूट वर्ड्स पता होते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। इंसेक्ट्स के लिए रूट वर्ड आता है एंटोमो, ठीक है, और इससे एक वर्ड बनता है एंटोमोफेगस। एंटोमोफेगस, ठीक है। कैसे? ये देखो, एंटोमो मतलब क्या हो गया? इंसेक्ट्स। फेग मतलब क्या हो गया? टू ईट, वन हु फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है। फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स क्या हो गया? एंटोमोफेगस। क्लियर? तो एंटोमो किसके लिए आया? इंसेक्ट्स के लिए। किसके लिए आया? इंसेक्ट्स के लिए। क्लियर? तो वहीं से जब हमें रूट पता हो तो इंसेक्ट से हमने देखा सीधा क्या बना? एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या हो गया? एंटोमोलॉजी। और मैं आपको बताऊं, ये 2012 में जीके में भी पूछा गया था एंटोमोलॉजी। तो जिन बच्चों को रूट एंटोमो पता था वो वहां करके आ गए, ठीक है। तो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूट से हमें आंसर पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहता है, ठीक है।
माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए आ गया, साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए आता है एंथ्रोपोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी बोलते हैं जब हम ऑर्गेनिज्म का बाहर के एनवायरनमेंट से जो इंट्रैक्शंस है उसके लिए क्या आता है, इकोलॉजी। क्लियर? सो राइट आंसर क्या बना, एंटोमोलॉजी। रूट वर्ड से बहुत बहुत आसान हो जाता है वो कैप को सॉल्व करना। ठीक है, अवतार में मैंने इसी तरह से 10,000 वर्ड्स को करवाया है। इसकी जो फ्री पीडीएफ है, फ्री सैम्पल पीडीएफ है, वो आपकी नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अभी मैं अवतार को लगातार पढ़ा भी रही हूँ यूट्यूब पे। ए लेटर की पूरी क्लास आ चुकी है, बी की आ चुकी है, तो वो भी आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपने कहीं से भी अवतार को परचेज़ किया है और आप ये मानते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है उसको बनाने में, तो 5 स्टार रेटिंग और अच्छा सा रिव्यू आपको लिखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। ठीक है, जो दूसरी कंट्री में जाकर सेटल होता है। अब इसको देखो, रेजिडेंट क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे परमानेंटली जो कहीं रह रहा है, प्लेस पे जो रहता है वो क्या हो गया, रेजिडेंट। ट्रैवलर कौन हो गया, जो ट्रैवल करता है। ठीक है, रिफ्यूजी क्या होता है, अ पर्सन रनिंग फ्रॉम समथिंग। ठीक है, रनिंग का मतलब है कि जैसे कि उसकी कंट्री में, जो उस कंट्री में रह रहा है, वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, वहाँ वॉर लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर चल रहा है, तो वो इंसान वहाँ से भागता है शरण के लिए, तो वो क्या हो गया, रिफ्यूजी। राइट आंसर होगा इमिग्रेंट। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार। इसको कंफ्यूजन को अगर आप रूट से थोड़ा मेरा गला सही नहीं है, थोड़ा सा आप रूट से समझेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे, देखो, माइग्रा जो रूट है दोनों में, माइग्रा का मतलब होता है टू मूव। ठीक है, तो जब कोई इंसान, जैसे मान लो हम इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है, जब कोई इंसान, ये इंसान किसी दूसरी कंट्री में चला गया, अ पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री दैट इज नॉट देयर ओन, जो उसकी खुद की नहीं है। ठीक है, इंडिया से इंसान चाइना में रह रहा है, तो चाइना के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेंट। वो काम करने के लिए गया, इमिग्रेंट वर्कर्स। इमिग्रेंट क्या हो गया, वो वर्कर हो गया। ठीक है, ठीक है, और इंडिया से वो गया, इंडिया से क्या गया, चला गया, अपनी कंट्री को छोड़कर गया है, तो उसके लिए क्या आएगा, ई मतलब आउट। तो अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री, अ पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ता है, वो क्या होता है, एमिग्रेंट। और जो दूसरी कंट्री में आके रहता है, जो उसकी खुद की नहीं है, वो क्या होता है, इमिग्रेंट। ठीक है, इम मतलब इनटू, इन, और ई मतलब आउट। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट, द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस। ठीक है, किसी पर्पस के लिए यूजफुल होने के लिए जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलेंगे, गेन। गेन क्या होता है, प्रॉफिट, एडवांटेज, लाभ। ठीक है, डिजायरेबिलिटी, किसी चीज को पाने की डिजायर, डिजायरेबिलिटी। एड मतलब क्या हो गई, हेल्प। यूटिलिटी, यूजफुलनेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूजफुलनेस। नेक्स्ट, हैपनिंग रिपीटेडली, जो चीज बार बार घटित होती है, रिपीटेडली होती है। ठीक है, अब देखो, रेक्यूपरेट का मतलब क्या होता है, री मतलब क्या हो गया, बैक या अगेन। क्या हुआ, बैक या अगेन। क्यूब का मतलब क्या है, टू टेक, किसी चीज को वापस पा लेना, अपनी हेल्थ को वापस पा लेना, क्या हो जाएगा, रिकवर। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिकवर। किसी चीज को वापस पा लेना क्या हो गया, रेक्यूपरेट। क्लियर? नेक्स्ट है रैपोर्ट। रैपोर्ट होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप जिसमें लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, अपने एक दूसरे को समझते हैं, उसके लिए क्या आता है, RAPPORT। नेक्स्ट, रिग्रेशन। रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ रूट वर्ड है ग्रेस। ग्रेस मतलब टू गो, री मतलब बैक, रिग्रेशन क्या हो गया, टू गो बैक। टू गो बैक, रिलैप्स क्या होता है, रिग्रेशन। ठीक है, राइट आंसर होगा रिकरेंट।
री का मतलब क्या हो गया? अगेन, और CURR का मतलब हो गया टू रन। ठीक है, तो टू रन अगेन, टू रन अगेन क्या हो जाएगा? रिकरेंट। तो रिकरेंट क्या हो सकता है? रिकरेंट हो सकती है कोई भी इन्फेक्शन रिकरेंट हो सकता है। एक बार हो गया, बार बार उसी जगह पे हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शंस। रिकरेंट कोस्ट हो सकती है जो बार बार लग रही है। क्लियर? सो राइट आंसर हो जाएगा रिकरेंट। नेक्स्ट, हाँ, ये जो रूट वर्ड्स हैं जो मैंने अवतार के बारे में बताया, इनकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। ये इसकी फर्स्ट क्लास है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को समझाया है, बिल्कुल फर्स्ट जो एंट्री है वहाँ से करवाया है, और 10% ये मैंने कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट, हाँ, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड, ये बहुत बार आ चुका है, डज नॉट एग्जिस्ट। एक पर्सन जो विश्वास करता है कि भगवान नहीं है। ठीक है, तो भगवान के लिए रूट वर्ड आता है थी या थियो, जिसका मतलब है गॉड, ए जिसका मतलब है नॉट। ठीक है, भगवान में विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक को हम क्या बोलते हैं? अथीस्ट। और जो भगवान में विश्वास करने वाला होता है वो क्या हो जाता है? थीस्ट, आस्तिक। ठीक है, नेक्स्ट, फैनेटिक। फैनेटिक होता है जो ओवर एंथुजियास्टिक होता है किसी चीज के लिए, बिगट होता है, कट्टर। ठीक है, उसको बोलते हैं फैनेटिक, एडिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन होता है डिवोटेड टू प्लेजर, प्लेजर और इंजॉय के लिए जो पूरी तरह से डिवोटेड होता है उसको बोलते हैं एपिक्यूरियन। जनरली ये फूड या और वाइन के लिए, फूड एंड ड्रिंक के लिए आता है, जो उसको बहुत इंजॉय करता है। ठीक है, हिडोनिस्टिक का भी बोलता है कि प्लेजर ही इंपॉर्टेंट थिंग है लाइफ में, प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। कौन बोलता है? हिडोनिस्टिक। ये वो बिलीफ हो गया। वैसे दोनों सिनोनिम बोल सकते हैं हम, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो हिडोनिस्ट होता है वो किसी भी वे में प्लेजर, वो चाहे मोरली राइट हो, मोरली रोंग हो, वो हर वे में उसको एक्सेप्ट करता है और हर वे में करता है उसको, हिडोनिस्टिक। लेकिन एपिक्यूरियन जो है वो रिलेटेड होता है फूड और ड्रिंक से, वो मोरली रोंग चीज़ें जनरली नहीं करता है। क्लियर? ये इन दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, ये दोनों अभी अभी हमने किए। माइक्रोबायोलॉजी इज रिलेटेड टू माइक्रोब्स, एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन साइंस से रिलेटेड हो गया। एपिडेमियोलॉजी और साइकोलॉजी, इसमें अगर आप देखोगे तो साइको इज रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा ह्यूमन माइंड के लिए साइकोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी होता है जो एक स्टडी है जिसमें कि बीमारियों की स्प्रेड और प्रिवेंशन, उनके कंट्रोल की जो स्टडी है उसके लिए आता है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, किसकी? द स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। हाँ, नेक्स्ट, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। कस्टोडियन जो होता है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, अब देखो, कार्टो, कार्टो का मतलब होता है मैप्स। ठीक है, वन हु ड्रॉज द मैप्स, मैप ड्रॉअर बोल सकते हैं इसको, मैप मेकर बोल सकते हैं, चार्ट बनाने वाला कार्टोग्राफर। ठीक है, कैलीग्राफर, वन हु राइट्स अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जो कैलीग्राफी होती है वो किसके लिए बोलते हैं? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को लिखने वाला क्या हो जाएगा? कैलीग्राफर। ठीक है, क्योंकि रूट वर्ड कैली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, और इसी का अपोजिट बनता है कैको। कैको क्या होता है? हार्श या बैड। नेक्स्ट, क्यूरेटर, आंसर होगा क्यूरेटर, ध्यान रखने वाला, कस्टोडियन, केयर टेकर, एडमिनिस्ट्रेटर, जेनेटर, ये सारे क्या होते हैं इसके सिनोनिम? क्यूरेटर। ठीक है, कस्टोडियन ध्यान रखने वाला। शोफर, शोफर क्या होता है? शोफर जिसको हम ड्राइवर भी बोल सकते हैं, ये बात जनरल वे में वो ड्राइवर भी है। ठीक है, लेकिन ड्राइवर और शोफर में डिफरेंस भी है।
अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं पता है तो आपकी अवतार में पेज नंबर 44 पे दिया है। बुक भी नहीं है तो अभी यहाँ देखो मैंने इसका पूरा डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगी। ड्राइवर जनरली जो ड्राइव करता है, जो टैक्सी को ड्राइव करता है, कार को ड्राइव करता है, वो ड्राइवर होता है। लेकिन शोफर अपने मतलब प्रोफेशन के लिए, अपनी हाई स्किल के लिए, अपनी सर्विस के लिए बहुत फेमस होते हैं। और एक कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो जिनके लिए गाड़ी चलाते हैं वो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अवतार में लिख कर दिया है। और इवन ये भी बताया है कि शोफर पहले कब कब और किस किस एग्जाम में एज एन आंसर आया हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखो। जैसे यहाँ देखो, ये शोफर आंसर में नहीं है, ऑप्शन में है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ये शोफर आंसर होता तो इसके लिए क्या आता है, सीपीओ में इस साल आया है, ठीक है। ये देखो, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, ठीक है। ये हो गया, जीडी में आया, सीजीएल प्री में आया, मेंस में आया। पर्सन हुज जॉब्स टू ड्राइव अ कार फॉर समबडी एल्स, क्या हो जाएगा, शोफर। ये सीएचएसएल में और ये सीपीओ में। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहाँ देखो, ड्राइवर और शोफर दोनों उन व्यक्तियों को रेफर करते हैं जो मोटर व्हीकल्स को ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनका मीनिंग यूसेज में अंतर होता है। जैसे ड्राइवर वो होता है जो गाड़ी चलाता है, जैसे टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर, नॉन प्रोफेशनल ड्राइवर जो कि व्हीकल खुद चलाते हैं और शामिल होते हैं, वो ड्राइवर है। शोफर क्या है, जो एक प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, जो ट्रेंड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, जो यात्रियों को अपनी हाई लेवल की सर्विस और कंफर्ट देने के लिए काम पर रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शोफर। कई लोग उसको चौफर भी बोलते हैं। चौफर नहीं है, ये शोफर है, शोफर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। पायल्स फादर वॉज सीन डेस्परेटली searching for the medicine that counteract the effect of a venomous snake bite in Parul's left hand. venomous मतलब जहरीला, ठीक है। तो मेडिसिन जो कि काउंटरैक्ट कर पाए किसके इफेक्ट को, जहर को। तो अगेंस्ट द पॉइजन, हम क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे, अगेंस्ट द पॉइजन क्या होगा, जो पॉइजन के अगेंस्ट वर्क करे वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, रेमेडी तो किसी भी चीज़ की का सॉल्यूशन दवाई होती है। एंटीसेप्टिक जो घाव में इन्फेक्शन को अगेंस्ट काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, वो एंटीसेप्टिक हो गया। एंटी सीरम क्या होता है, सब ब्लड सीरम होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ को इंसर्ट करते हैं इससे, ताकि बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीजन्स बने, इम्यूनिटी आए और लड़ सके, ठीक है, वो एंटी सीरम हो गया। राइट आंसर होगा एंटीडॉट। एंटी मतलब क्या है मेरे बच्चे, अगेंस्ट, और डॉट मतलब क्या है, टू गिव। ये आपकी जो एव लेटर वाली क्लास है वहां पर भी करवाया, एंटी डॉट, और ये पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, क्रैक समवन अप, ईडियम है, ठीक है। अभी तो वन वर्ड चल रहे थे, 8 वन वर्ड कर लिए हमने। ये जो है नेक्स्ट है क्रैक समवन अप, ये ईडियम है। क्रैक समवन अप का ओरिजिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ईडियम्स को अगर आप ओरिजिन से पढ़ेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे और पढ़ने में मज़ा आएगा और बहुत इजी भी लगेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उसको सिनोनिम, एंटोनिम, जंबल भी पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, बहुत कुछ पढ़ना है। तो उसके पढ़ने के सिस्टम को, उसके मेथड को ईजी करेंगे, एंटरटेनिंग करेंगे तो वो मज़े के साथ पढ़ सकेगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। क्रैक समवन अप को जोड़ा गया है मेकअप से, ठीक है। ऐसा मानते थे कि आजकल तो मेकअप इस तरह का होने लग गया कि वो पता नहीं चलता है फेस पे, लेकिन पहले जो आज से अगर हम 500 साल पहले की बात करें तो इस तरह का पाउडर मेकअप होता था जो लगाती थी लड़कियां। और जनरली ऐसा बोलते हैं कि चिकन पॉक्स के बाद ये ज़्यादा फेमस हुआ कि चिकन पॉक्स के जो निशान होते थे उनको छुपाने के लिए थोड़ा हैवी मेकअप लगाते थे, मोटी लेयर लगाते थे। और तो जब वो हंसते थे तो जो यहाँ पर मेकअप जो लगा हुआ है तो हंसने से वो यहाँ क्रैक पड़ जाते थे, मेकअप में दरारें आ जाती थी इस तरह से, ठीक है। वहीं से ये इडियम बना क्या, टू मेक समवन लाफ। क्रैक का मतलब क्रैक हो जाना, ब्रेक हो जाना, तो मतलब कोई हंसेगा तो वो क्रैक हो गया, यानी कि मेकअप किससे जुड़ा हुआ था। तो क्रैक समवन अप क्या बना, टू मेक समवन लाफ। क्लियर। ये देखो, जैसे बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ हो तो इसमें तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह की क्रैक से आ जाते हैं,
तरेड़ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इस तरह की, तो उसको बोलते हैं क्रैक। टू मेक समवन लाफ, लाफ आउट लाउड, क्रैक अप या क्रैक समवन अप, ठीक है। ही क्रैक्स मी अप व्हेनेवर ही ट्राइज टू मिमिक मी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ओरिजिन से पढ़ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने यूट्यूब पे ये क्लास भी ली है। इस क्लास में मैंने इडियम्स को ओरिजिन से पढ़ाया है। अगर आपने ये क्लास नहीं ली है तो ज़रूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड आस्क इमिली टू ज्वाइन आवर टीम, ही इज़ एज कीन एज बटर। जब हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से सिमिलर वे में कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं सिमिली। उसमें या तो हम एज लगाते हैं या लाइक लगाते हैं, ठीक है। इतना वाइट जितना कि बर्फ हो, तो एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो, ठीक है। इतना स्मूथ जितना कि बटर हो, एज स्मूथ एज बटर। समझ पे आया? एज बिग एज एन एलिफेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? सिमिली, ठीक है। तो ये बोल रहा है एज कीन एज बटर, बटर कीन नहीं होता तो ये नहीं हो सकता। एज कीन एज अ बी, बी के लिए आता है एज बिजी, इतना बिजी जितना कि बी बिजी रहती है मधुमक्खी। एज कीन एज सोल्ट, सोल्ट भी कीन नहीं होता। एज कीन एज स्वीट एज शुगर हम ले सकते हैं, लेकिन एज कीन एज शुगर नहीं होगा। राइट आंसर होगा एज कीन एज मस्टर्ड, ठीक है। एंथुजियास्टिक, वेरी एक्साइटेड के लिए आता है क्या? एज कीन एज मस्टर्ड। क्लियर है? एक्सट्रीमली ईगर और एंथुजियास्टिक। हिज पैशन फॉर पेंटिंग, उसका पैशन पेंटिंग के लिए वॉज एज कीन एज मस्टर्ड, वो इतना एंथुजियास्टिक है, ईगर है। एज ही स्पेंड एवरी स्पेयर मोमेंट, वो अपना एक हर स्पेयर मोमेंट कहाँ बिताता है? इन हिज आर्ट स्टूडियो, ये आर्ट स्टूडियो में। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट अ स्मॉल वर्ड। जैसे ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम अनएक्सपेक्टेडली किसी इंसान को वहाँ देख लेते हैं जो एक कोइंसिडेंटली कि यार ऐसा हो गया है, ठीक है, तुम यहाँ, तो व्हाट अ स्मॉल वर्ड, है ना। तो ये होता है व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये देखो, टू शो सरप्राइज दैट पीपल और इवेंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस आर कनेक्टेड अनएक्सपेक्टेडली। जैसे ये देखो, ये जो रिएक्शन है इसके लिए क्या आया है? व्हाट अ स्मॉल वर्ड या इट इज अ स्मॉल वर्ड। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड एट सेंट्रल पार्क आफ्टर 7 years। व्हाट अ स्मॉल वर्ड, यानी व्हाट अ कोइंसिडेंस। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको क्या है? ये नए पैटर्न का इडियम दिया है, नए तरीके से इडियम पूछा है, नया पैटर्न है। कैसे? इसमें आपको एक पूरी एक सिचुएशन दे दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, एक सिचुएशन दिया है, और उस पैराग्राफ को पढ़ के, उस सिचुएशन को पढ़ के आपको क्या इडियम रिकॉल कर रहा है आप माइंड में, या क्या इडियम आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे देखो, रवि हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी इन कॉलेज हॉकी टीम दिस ईयर। रवि के स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो कॉलेज हॉकी टीम में इस साल पार्टिसिपेट करे, ठीक है। एंड ही इज़ वर्किंग हार्ड, और वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है टू गेन सच स्किल्स, उस स्किल्स को गेन करने के लिए, टू फुलफिल हिज गोल ऑफ लाइफ, जो उसकी लाइफ के गोल को फुलफिल कर सके। ही हैज़ क्लियरली मेड अप हिज माइंड, उसने अपने क्लियरली अपने माइंड को बना लिया है टू अचीव हिज टारगेट, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। मतलब जब इंसान को बहुत हार्ड वर्क करे और वो अपने टारगेट पे ही पूरी तरह फोकस्ड रहे, तो उसके लिए क्या इडियम आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, उसके लिए इडियम आता है सेट साइट्स ऑन, ठीक है। साइट क्या होता है? साइट जैसे कि आप साइट, एक तो साइट हो गया देखना, साइट, ठीक है। साइट क्या होता है? जैसे कि ये जो पार्ट होता है जहाँ से जो गन चलानी है, जो बंदूक चलानी है, और वो वहाँ उस पर फोकस करता है और उसको वही पार्ट दिखता है जहाँ पर उसको फायर करना है, उसके अलावा उसको आसपास की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। उस डिवाइस के लिए क्या वर्ड आता है? साइट। क्लियर? तो मतलब उसने अपना निशाना एकदम साध लिया है, एकदम गोल पे टारगेट कर लिया है, निश्चित गोल पे, सर्टेन गोल पे, उसके लिए आता है सेट साइट ऑन।
to decide on a goal that you want to achieve or something you want to have. क्या हो जाएगा? set sights on. जैसे Jenny has set her sights on winning the competition. ठीक है, कंपटीशन को जीतने के लिए उसने अपना लक्ष्य जो है वो साध लिया है, उसने लक्ष्य पे निशाना लगा लिया है, बिल्कुल टारगेट को फिक्स कर दिया है. क्या बन गया है? सेट साइट ऑन. ठीक है. नेक्स्ट, हाँ, इडियम पूछा है. मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, ही रियली स्टिंग्स, बदबू आती है, एंड स्मेल्स फाउल आफ्टर अ हार्ड सेशन एट द जिम. जिम के हार्ड सेशन के बाद तो स्मेल आएगी. यहाँ पर स्मेल्स फाउल की बात करते हैं. ठीक है, मीनिंग है इसका, इडियम हमें बताना है. ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम होता है पुराना प्यार, फॉर्मर लवर, बॉयफ्रेंड और फॉर्मर बॉयफ्रेंड या फॉर्मर गर्लफ्रेंड के लिए आता है ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार. ठीक है. आयरन विल, मतलब उसकी विल कितनी मजबूत है? लोहे जैसी. तो क्या होगा? फर्म ओपिनियन, अ फर्म ओपिनियन, आयरन विल. ठीक है. लैम एक्सक्यूज, लैम मतलब जो अच्छे से चल नहीं सकता है. एक्सक्यूज, तो लैम मतलब होता है वीक. तो वीक एक्सक्यूज मतलब जो एक्सक्यूज दे रहा है वो फीबल है, कमज़ोर है, अप्रोप्रिएट नहीं है, वो होता है लैम एक्सक्यूज. राइट आंसर होगा पेन एंड इंक. क्या होगा? पेन एंड इंक. ये एक स्लैंग, एक राइमिंग एक्सप्रेशन के रूप में यूज़ किया गया था अमेरिका में, वहाँ से बना पेन एंड इंक मतलब स्मेल्स फाउल. आई रियली पेन एंड इंक आफ्टर अ हार्ड सेशन एट द जिम. नेक्स्ट, इडियम बताना है आपको. यहाँ क्या इडियम फिट हो जाएगा इस सेंटेंस में? सीपीओ में इडियम्स पे काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी डाइवर्सिफाई तरीके से इडियम्स दिए हैं, पैराग्राफ वाले, कभी मीनिंग से इडियम पूछा है, कभी यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या इडियम फिट होगा ये पूछा है. तो बहुत क्रिएटिव करने की कोशिश की है. हाँ. ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, मेरे सारे एफर्ट्स बेकार चले गए, यूजलेस हो गए. इन वेन का मतलब क्या होता है? यूजलेस. द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 months, जिस प्रोजेक्ट पे मैं लास्ट 2 months से काम कर रहा था, हैज़ फेल्ड, वो फेल हो गया. एंड वी आर, और हम, वी आर. ठीक है, वी आर फेल हो गया तो हम 7th heaven पे, मतलब बहुत खुश होना. 7th heaven मतलब 7वें आसमान पे होना. जब कोई प्रोजेक्ट फेल होगा तो इंसान वापस जहाँ था वहीं आ जाएगा, है ना. तो इसके लिए आता है बैक टू स्क्वायर वन, वापस जहाँ हो वहीं आ जाना. क्या होता है? बैक टू स्क्वायर वन. ये देखो, ये लैडर्स, जो स्नेक्स एंड लैडर्स वाला गेम है, इसी से बना है ये. आप यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, लेकिन जैसे ये सांप ने आपको काटा तो आप वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाते हो, यानी बैक टू स्क्वायर वन, यानी वापस उसी पोजीशन पे आ जाना जहाँ से आपने शुरू किया था. क्लियर? तो टू गो बैक टू द बिगिनिंग और ओरिजिनल पॉइंट. इफ दिस सजेशन इजंट एक्सेप्टेड वी विल बी बैक टू द स्क्वायर वन. अगर ये सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं की गई तो हम वापस किस पे आ जाएंगे? जहाँ से शुरू किया था वहीं आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, choosing not to pursue a degree in computer engineering was filling the blank as the market for them is extremely limited nowadays. ये बोल रहा है कि ये चूज़ करना कि ये डिग्री को परस्यू नहीं करना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, वो मेरे लिए अच्छा रहा. क्यों? क्योंकि अब जो मार्केट है उसके लिए बहुत लिमिटेड हो गया है. ठीक है. अब देखो, एरी फेरी, फेरी टेल्स, एरी मतलब हवा में, तो जो बिल्कुल नॉट, जिस एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, अनरियलिस्टिक बोल सकते हैं, जो हवा में है. ठीक है, अनरियलिस्टिक है एरी फेरी. कट अबव, कट अबव का मतलब होता है जो दूसरे इंसान से या दूसरी चीज से बेटर है. अ पर्सन और थिंग इज बेटर देन समबडी एल्स, जो दूसरे से बेटर है वो क्या हो जाएगा? कट अबव. नेक्स्ट है एलिवेटर पिच. एलिवेटर पिच होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है,
किसी प्रोडक्ट के बारे में और किसी बिजनेस के बारे में जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना क्या हो जाता है, एलिवेटर पिच। राइट आंसर होगा अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, डिस्गाइज मतलब जो छुपा हुआ है, ब्लेसिंग मतलब जो कि मंगल कामना, आशीर्वाद है। यानी कि जो चीज़ हमें इनिशियली लग रही थी कि यार ये सही नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो चीज़ सही साबित होती है। जैसे कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक जो व्यापारी था वो शाम को घर आ रहा था, उसके पास में पैसा वैसा भी होगा, तो रास्ते में बारिश आने लग गई। बारिश आने की वजह से वो अपने घर पे नहीं पहुंच पाया, उसको पेड़ के नीचे रेस्ट करना पड़ा। फिर वहाँ पर कुछ डाकू आ गए और डाकू ने उससे जो छीना झपटी की, और फिर वो जब वो गन उनके पास थी, उन्हें जो बारूद था वो बारिश की वजह से उसको फायर नहीं कर पाया। ठीक है, तो वहाँ से उसने शोर मचाया, लोग आए तो वो वहाँ से भाग गए। तो बारिश ने उसको उन डाकुओं से बचाया जो बारिश को पहले क्रिटिसाइज कर रहा था, गालियां दे रहा था कि बारिश हो गई मैं घर नहीं पहुंच पाया, उसी बारिश ने उसको बचा लिया। तो ब्लेसिंग इज डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ कुछ प्रॉफिट जो वास्तव में हमें लग रहा है कि ये नेगेटिव है, इसमें लॉस है, लेकिन उसमें बाद में फायदा नजर आ जाए, वो क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर ऑन। समझ में आया जो कहानी मैंने सुनाई, वही है ये। Being laid off was a blessing in disguise. Within a month I got a better job. कई बार जॉब चली जाती है तो लगता है कि यार ये जॉब क्यों चली गई, लेकिन बाद में हमें महसूस होता है कि इससे बेटर जॉब मिलनी थी, इसलिए ये चली गई। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, I think we should filling the blank before buying this car. हमें करना चाहिए इस कार को खरीदने से पहले, हमें इस कार को खरीदने से पहले क्या करना चाहिए वो देखना है। ठीक है, इस कार को खरीदने से पहले हमें बहुत सारा खाना चाहिए। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू मच खाना। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब हॉर्स की तरह खाना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा खाने के लिए क्या आता है, ईट लाइक अ हॉर्स। और इसी का ऑपोजिट बन जाता है ईट लाइक अ बर्ड, बहुत कम खाना। क्योंकि बर्ड का मुंह तो कितना होता है, छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम दाना खाएगी, और हॉर्स का मुंह होता है इतना बड़ा, तो वो एक साथ बहुत सारा खा जाएगा। ठीक है, एंटोनिम होता है ईट लाइक अ बर्ड। ठीक है, बहुत कम खाना। ठीक है, फिर देखो गेट ऑफ आर हाई हॉर्स। ठीक है, गेट ऑफ आर हाई हॉर्स या गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, जो भी है। गेट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना, हाई हॉर्स मतलब अब आप स्टॉप बिहेविंग लाइक अ सुपीरियर वन, मतलब आपने अब बिहेव करना बंद कर दिया है कि मैं हाई हॉर्स पे बैठा हूँ, मैं ऊपर हूँ तुम नीचे हो, ऐसा बिहेव करना आपने बंद कर दिया है, आप हाई हॉर्स से नीचे उतर गए हो। तो क्या हो गया, गेट ऑफ और हाई हॉर्स, ये भी नहीं होगा। चेंज हॉर्स का मतलब होता है बार बार अपने प्लान को, चीज़ों को बदलना। तो स्टॉप टू चेंज और मतलब रुक गया, अब नहीं बदल रहा है। तो ये तीनों ही नहीं सेट हो रहे हैं। राइट आंसर है बी, होल्ड आर हॉर्सेस। इस कार को खरीदने से पहले हमें थोड़ा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, फिर ये कार खरीदनी चाहिए। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब हॉर्स को आगे बढ़ने से रोकना, मतलब पेशेंस रखना, थोड़ा प्रोसेस को स्लो डाउन करना, क्या होगा, होल्ड वंस हॉर्स। क्लियर? टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली, स्लो डाउन। ये मैंने इडियम्स की क्लास है वहां पर भी करवाया। Not just hold your horses and let me explain. Now अपने थोड़ा स्लो डाउन करो, होल्ड करो अपने हॉर्सेस को, उसको दौड़ाओ मत, रोको और मुझे समझाओ। क्लियर? नेक्स्ट, शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को ट्रस्ट किया, बट ही स्टैब्ड हर इन द नेक व्हेन ही यूजर्व्ड हर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो भी विरासत है उसको हड़पना। ठीक है, जर्व क्या होता है, हड़पना, जो आपका नहीं है आप उसको जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका अधिकार में नहीं है, जो आपकी चीज नहीं है, फिर भी आप उसको लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो स्टैब्ड हर इन द नेक, हम बोलते हैं उसके पीठ में छुरा घोंपा, हिंदी में बोलते हैं नेक में छुरा घोंपा नहीं होता। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स नहीं होगा, फोक नहीं होगा, नेक नहीं होगा, क्या होता है इडियम, स्टैब्ड हर इन द बैक,
बहुत बार हम हिंदी में भी बोलते हैं, किसी को धोखा देना, उसके पीठ में छुरा घोंपना, ठीक है। देखो टू बिट्रे, बिट्रे का मतलब क्या होता है, विश्वासघात करना, विश्वासघात करना। someone's confidence और trust, किसी को धोखा देना, विश्वासघात करना। He had been lied to and stabbed in the back by people that he thought were his friends, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है जो विश्वास करते हैं उनका गलत फायदा उठाकर उनके पीठ में छुरा घोंपते, लाइक दिस। उसके लिए क्या आता है, stabbed someone in the back, ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स का मीनिंग पूछा है, सॉरी इडियम पूछा है, यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। अनफेयर, अनएथिकल, ट्रेचरस कंडक्ट को क्या बोलेंगे, जैसे एनी सॉर्ट ऑफ अनफेयर कंडक्ट इज नॉट टॉलरेटेड इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स एज इट कैन कंप्लीटली रूइन एन एथलीट्स करियर, ठीक है। तो कोई किसी भी तरह का अनफेयर कंडक्ट है, अनएथिकल बिहेवियर है या ट्रेचरस एक्ट है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है किसी भी एथलीट के करियर को, ठीक है। रेड हैंडेड, रंगे हाथ हो जाता है। स्ट्रॉ इन द आई अलग से कोई इडियम नहीं है। हैंड इन द मड हो या स्टिक इन द मड, किसी चीज़ में फंसने के लिए आता है। राइट आंसर होगा फाउल प्ले। फाउल प्ले आता है अनएथिकल, अनफेयर कंडक्ट बिहेवियर के लिए और स्पेशली यूज होता है स्पोर्ट्स में। स्पेशली कहाँ आता है ये, स्पोर्ट्स में। जैसे देखो एनी ट्रेचरस और अनफेयर डीलिंग को क्या बोलते हैं, फाउल प्ले, धोखाधड़ी। ही वॉज बुकड बाय द रेफरी, रेफरी के द्वारा उसको बुक किया गया, मतलब उसको जैसे नाम लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, कि तुमने ऐसा बुक, मतलब उसको लिख लेना कि इसने ये गलत किया है, वो उस पर कोई चार्ज लगाना आगे चल के, फॉर फाउल प्ले, ठीक है। फाउल प्ले किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से। क्लियर है बच्चे। तो कोई भी अनएथिकल, अनफेयर, ट्रेचरस डीलिंग, एक्ट, कंडक्ट के लिए क्या आता है, फाउल प्ले। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब बिल्कुल अट्रैक्टिव, एन्चांटिंग, एल्योर, बहुत ही आकर्षित करने वाला, चार्म, एन्चांट, क्या होता है, कैप्टिवेट, ठीक है। स्टडी नहीं हो सकता। एनवलप, देखो एक होता है इनवलप, ENVELOP, ये है वर्ब, और एनवलप ये है नाउन। एनवलप जो लिफाफा होता है जिसमें पैसे डाल कर देते हैं, एनवलप। इनवलप होता है वर्ब जिसका मतलब होता है टू रैप समबडी समथिंग अराउंड। जैसे शी वॉज इनवलप्ड इन अ, शी वॉज इनवलप्ड इन अ ह्यूज वाइट टाउल, ह्यूज वाइट टाउल, उसको ह्यूज वाइट टाउल में लपेटा गया। रैप करना क्या होता है, इनवलप, ये वर्ब होती है, ये नाउन है। कंफ्यूज वर्ड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अभी एसएससी इस तरह के कंफ्यूज वर्ड्स पूछ रही है, ठीक है। अरेस्ट मतलब अरेस्ट करना हो गया, राइट आंसर होगा एल्योर। एल्योर मतलब आकर्षित करना, कैप्टिवेट करना। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है हाईलाइटेड वर्ड कंजेस्शन का। कंजेस्शन क्या होता है, रुकावट, बाधा, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ठीक है। हाँ, सबसे पहले एम्पलीफिकेशन। एम्पल का मतलब होता है लार्ज, तो म्यूजिक में जब उसका साउंड इंक्रीज किया जाए, साउंड को इंक्रीज करने के लिए क्या आता है, एम्पलीफिकेशन, ठीक है। डाइवर्जन मतलब उसको डिवाइड कर देना, डाइवर्ट, वर्ड्स माने टू टर्न, अलग अलग दिशाओं में टर्न कर देना, डाइवर्ट करना, जैसे ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया जाता है, राइट। लैक्सिटी, लैक्सिटी होता है द क्वालिटी या स्टेट ऑफ बीइंग लैक्स। लैक्स क्या होता है मैम, लैक्स का मतलब होता है लूज। तो लूज, जो लूज क्योंकि जैसे एक तो हम ऑफिस में होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अपने काम को करते रहते हैं, और कई बार जब इंसान आलस में, स्लैक पोजीशन में, स्लगिश, लेजी होता है तो एकदम वो लूज हो जाता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, माइंड में भी वो लूज हो जाता है, बॉडी में भी लूज हो जाता है, लैक्सिटी हो गया, ठीक है। कॉमन वर्ड जो हमेशा बोलते रहते हैं, रिलैक्स।
रिलैक्स में भी रूट वर्ड क्या है, लैक्स है। लैक्स मतलब टू लूज, मतलब जब हम पूरी तरह से फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स। तो रूट वर्ड लैक्स है, लैक्स मतलब लूज। बाद में लूज को किससे जोड़ दिया गया, स्लैक से, आलस से, लेजी से। क्लियर है? राइट आंसर होगा ग्रिडलॉक। ग्रिडलॉक भी क्या होता है, बोटल नेक, इम्पास से, ठीक है, सिनोनिम हो जाते हैं इसके। नेक्स्ट, वायबल। वायबल का सिनोनिम पूछा गया है, ऑप्टिमाइज, एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में से चूज करना है। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिम बेस्ट के लिए आता है, बेस्ट परफेक्ट बनाने के लिए ऑप्टिमाइज करना, बेस्ट उसको यूटिलाइज करना। एफिशिएंसी हो गया बेस्ट प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ये भी नहीं होगा। स्केलेबिलिटी होता है तो चेंज करना, स्केल एबिलिटी होना, स्केल में साइज में चेंज होना, स्केलेबिलिटी, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, वायबल के सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, रीजनेबल, एप्लीकेबल, वायबल और सस्टेनेबल। नेक्स्ट, असेट। असेट जो हमारे पास एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, वो क्या है, एसेट है। जो लाभ है हमारे पास में वो क्या है, एसेट है। ठीक है, वेल्थ, एंटोनिम पूछा है तो वेल्थ नहीं होगा। मोल, मोल एक तो होता है जो काले तिल होते हैं, जो काला स्पॉट होता है बॉडी पे, मोल। और दूसरा जो एक स्पाई, एक तरह का स्पाई होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ काम कर रहा है और फिर इंफॉर्मेशन को पास करता है, वो मोल हो गया, ये भी नहीं होगा। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, शेल्टर। अभी हमने रिफ्यूजी वर्ड किया था, इसी से बनाए रिफ्यूज, शरण, शेल्टर, असाइलम। राइट आंसर होगा लायबिलिटी। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी कॉमर्स में भी पढ़ा होगा। जो हमारे पास में हमारी चीज़ें हैं, जैसे पैसा है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, वो हमारे एसेट है। और जो चीज़ हमें चुकानी है, दूसरे को देनी है, जिसके लिए हमें पे करना है, वो क्या है, लायबिलिटी है। क्लियर, ये एडवांटेज है, वो क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, अपैथी, ये बहुत बार पढ़ा दिया मैंने। ए मीन्स नॉट और पैथी माने फीलिंग। Not having any feelings, no feeling, insensitive, no feelings, insensitive, indifferent, indifferent, ये क्या हो जाएगा, अपैथी। ठीक है, अब यहाँ देखो, सिंसियर, एंटोनिम पूछा है, सिंसियरिटी नहीं होगा। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इंटरप्शन, इंटरप्शन में अगर हम देखेंगे तो रूट वर्ड है इंटर, मतलब बिटवीन। रप्ट माने टू ब्रेक, तो बीच में ही ब्रेक करना इंटरप्शन हो गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा इंटरेस्ट, एंटोनिम पूछा है। ठीक है, क्या होगा, इंटरेस्ट। पैथी का मतलब फीलिंग होता है, सिंपैथी, एंटीपैथी, टेलीपैथी, अपैथी, जहां भी पैथी आएगा मतलब फीलिंग्स। नेक्स्ट, प्लेसिड। प्लेसिड क्या होता है बच्चे, प्लेसिड होता है वेरी काम, कंपोजर, सीरीन, ट्रैंक्विल। ठीक है, शांत। राइट, अब देखो प्रिस्टीन की बात करें तो प्रिस्टीन होता है वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, प्रिस्टीन, ये नहीं होगा। डेस्टिन जो पहले से डिसाइड हो गया जो होना है, वो नहीं होगा। पेंसिव मतलब एक बहुत ही सीरियस डीप मूड में होना, एक गंभीर मूड में होना, क्या होता है, पेंसिव, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा टर्बुलेंट। ठीक है, जो टर्बा, टर्बा किसके लिए आता है, अशांत के लिए। क्लैमरस, ठीक है, ये शांत और वो अशांत। नेक्स्ट, डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का एंटोनिम पूछा है। डिस माने नॉट, रूट वर्ड के अकॉर्डिंग, कोड माने हार्ट, जो हमारे हार्ट को सुनने में अच्छा नहीं लगे, जो बहुत ही कैकोफोनस हो, जो साउंड अच्छा नहीं हो, कैकोफोनस हो, कॉन्फ्लिक्टिंग हो, कैकोफोनस हो, कॉन्फ्लिक्टिंग हो। ठीक है, क्लैमरस भी हो गया है, डिसोनेंट हो, वो क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट। ठीक है, इसका एंटोनिम पूछा हमसे।
फिल्ड मतलब भरा हुआ, रिप्लीट ये नहीं होगा, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, इमोशंस फीलिंग नहीं होगा, जो सुनने में अच्छा लगे, जो मधुर हो, स्वीट हो, मीठा हो, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलोडियस। मेल मतलब हनी होता है रूट वर्ड में, है ना इंटरेस्टिंग। रूट वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रूट वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स को बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलते हैं, ये बहुत अच्छी खास बात है, ठीक है। नेक्स्ट, डिनाउंस। डिनाउंस क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको ब्लेम करना, उसको कास्टिगेट करना, सेंसर करना, डिसअप्रूव करना, क्या होता है? डिनाउंस। डी मतलब डाउन, अनाउंस मतलब एड्रेस करना, तो क्रिटिसाइज हो गया। फिर देखो डेंटी। डेंटी क्या होता है? वेरी स्मॉल एंड डेलिकेट। वेरी स्मॉल एंड डेलिकेट क्या होगा? डेंटी, तो ये तो नहीं होगा। रिलीव मतलब फ्री, रिलीव हो गया, ये नहीं होगा। क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम हो गया, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा प्रेज। प्रेज करना, अप्रूव करना उसको, ठीक है, अपलोड करना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट, लीनियंसी। लीनियंसी जो बहुत कंपैशनेट है, टॉलरेंस है, मर्सी है, नॉट स्ट्रिक्ट है, ठीक है, नॉट स्ट्रिक्ट, लीनियंसी, ठीक है। डिस्कार्ड मतलब किसी चीज को हटा देना, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना। फेवर, कोई फेवर लेना हो गया। पेनल्टी पनिशमेंट हो गया। पेनल्टी क्या हो गया? पनिशमेंट। राइट आंसर होगा स्टर्नेस। स्टर्नेस मतलब स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, रिजॉइंडर। रिजॉइंडर होता है क्विक रिप्लाई, क्विक क्लेवर रिप्लाई। रिटोर्ट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? रिटोर्ट, ठीक है। अब देखो, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य है, नॉर्मल। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट होता है स्पीड अप करना। क्या होता है? स्पीड अप करना, किसी भी प्रोसेस को, इसकी स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। रूट वर्ड है इसमें PED, पैड मतलब फुट हो गया। EX मतलब आउट, मतलब अपने काम उस चीज के लिए बाहर, पैर बाहर निकाल दिया, मतलब उसको स्पीड अप कर दिया, चीजों को स्पीड अप, ठीक है। रिप्लाई इसका सिनोनिम हो जाएगा। राइट आंसर होगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट या क्वेश्चन, रिक्वेस्ट या क्वेश्चन, ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पूछा है स्पेलिंग एरर। अब देखो, देयर यूनिक लाइफस्टाइल हेल्प अस लर्न सर्टेन हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस दैट दे फॉलो, ये सही है। वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग बाय हैविंग अ पीप इनटू द लाइव्स ऑफ, पीप मतलब झांकना होता है, ये भी सही है। द आर्ट ऑफ लिविंग इज लर्नड इजीली बाय दोज हु आर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये भी सही है। राइट, इसमें देखो स्पेलिंग गलत है। द डेली रूटीन्स ऑफ दीज ग्रेट मैन डिसेमिनेट, स्पेलिंग होगी यहाँ पर DISSEMINATE, और अच्छे से लिख देती हूँ, DISS, ठीक है। डिसेमिनेट का मतलब होता है अपने ओपिनियन को, अपनी चीज़ों को, अपने नॉलेज को फैलाना, स्प्रेड करना, सबको बताना, अपनी ओपिनियंस अपनी टीच करना, उनको बताना, ठीक है। इसमें रूट वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेमिन का मतलब होता है सीड, ठीक है। डिस मतलब अवे, उन सीड को इस तरह से जब हम फैलाते हैं, जब हम बीज को इस तरह से फैलाते हैं तभी तो उससे दूसरे लोगों को, सॉरी, बीज जब फैलाते हैं तभी तो प्लांट बनता है, फसल बनती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बीज से ही वो चीज़ बढ़ती है। तो वैसे ही अपने ओपिनियन का बीज बोना दूसरे के अंदर, उसको फैलाना, उसको स्प्रेड करना, क्या होता है? डिसेमिनेट। सीमन क्या हो गया है? सीड। बहुत इंटरेस्टिंग ये वर्ड्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको इस तरह से पढ़ना जब आप रूट से पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग पूछी है स्टूडेंट।
ही हैज़ won द मेडल फॉर द 12th टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है और पहले भी एग्जाम में आ चुकी है, किसमें, CDS में आई थी 2020 में, उसके बाद में CGL में भी आई थी, ठीक है, CGL 2021 में आई थी या 2 में आई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने क्लासेस जो ली थी, जो लाइव क्लासेस चलती थी हमारी 1-1.5 घंटा यूट्यूब पे, वहाँ पर फर्स्ट क्लास में करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी ट्रिक भी बताई है, क्योंकि जनरली बच्चा स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाता है, वो सही आंसर नहीं कर पाता। कैसे कैसे देखो, जैसे 1 2 3 4 5 न्यूमरल्स होते हैं, ठीक है, कार्डिनल्स होते हैं, तो इनको जब हम ऑर्डिनल बनाते हैं, जैसे 10 है तो इसको हमने बना दिया तो इसके आगे TH लग गया 10th, सिंपल। 11 है तो इसके आगे TH लग गया 11th, है ना। बट 12 के साथ TWELVE, 12 के साथ में अगर हम इसको ऑर्डिनल बनाते हैं तो हम TH नहीं लगाते, ये गलत है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में क्या होता है, ये VE को, ठीक है, VE को रिप्लेस किससे करना होता है, FTH से, यानी क्या बनता है ये 12th, F आता है इसमें, यहां क्या आता है, F। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको, क्योंकि F ही यहाँ पर अलग है जो कंफ्यूज करता है। TH तो हमें पता ही है, TH तो लगता ही है ऑर्डिनल के लिए, तो TH में दिक्कत नहीं है। तो F को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी बच्चों को, गो टू द 12th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे जाना है, 12th। तो अगर आप फ्लोर को याद रखोगे ना, 12th फ्लोर से रिलेट करोगे, तो F से फ्लोर, F से 12th, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। जिन बच्चों ने पढ़ा वो कभी नहीं भूल रहे हैं, उनको वो हमेशा बोलते हैं मैम हमने तो आप रट लिया, 12th आपने फ्लोर बताया था तो अब याद हो गया है, ठीक है। ये 5 के साथ भी होता है, लेकिन हम उसमें कंफ्यूज नहीं होते। 5 है, VE हटाकर क्या बनता है, 5th बनता है। लेकिन 12th में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा C, TWELFTH। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। मेजर बिल्कुल सही है, सोशल भी सही है, अनटचेबिलिटी भी सही है। कंसीडर्ड, यहाँ पर E नहीं आएगा, E आएगा, कंसीडर्ड, सिंपल है ये भी। इनकरेक्टली स्पेल्ड, ज़ेनिथ, ZENITH, ज़ेनिथ होता है हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पोजीशन होती है, एक्मी होता है, पिनेकल होता है, ठीक है, समिट, पीक, ये होता है ज़ेनिथ, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग भी सही है। मेरीमेंट होता है जो हैप्पी टॉक होती है, आपस में हंसी मजाक, हंसने की जो बातें हैं उसके लिए आता है मेरीमेंट। जैसे जॉलिटी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम मर्थ हो सकता है, ठीक है। मैरी मतलब हैप्पी, खुशी के लिए यूज होता है। यर्न होता है टू वांट समथिंग मच, किसी चीज को चाहना बहुत ज्यादा। क्रेव, इसका सिनोनिम हो जाता है क्रेव। ये भी स्पेलिंग सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गलत स्पेलिंग है मिनिएचर की, इसकी स्पेलिंग होती है MINIATURE, मिनिएचर। मिनी मतलब स्मॉल, किसी बहुत बड़ी चीज़ का छोटा वर्जन जो होता है, स्मॉल वर्जन को बोलते हैं मिनिएचर। जैसे मिनिएचर कैमरा हो सकता है, ठीक है, मिनिएचर वर्जन ऑफ जेम्स बॉन्ड्स कार हो सकती है। तो किसी बड़ी चीज़ का छोटा वर्जन जो है दैट इज मिनिएचर, सिंपल। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड, ये तो बहुत इजी है। ब्रेड सही है, नूडल सही है, पास्ता सही है, ये होगा पिज्ज़ा, PIZZA। कईयों के तो मुंह में पानी आ गया होगा पिज़्ज़ा को देख के, क्यों, पिज़्ज़ा का नाम, पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा आज, ऐसा तो नहीं है। हाँ, नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। यू अराइव 2 days ago, तुम 2 दिन पहले आए हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि आज 5 है, आज की डेट क्या है 5, तुम 2 दिन पहले आए हो यानी 3 को आए हो। 3 को आए थे यानी 3 क्या है, पास्ट है, तो पास्ट में फ्रेम किया है यू अराइव 2 days ago।
अगो जो एडवर्ब है वो किस में यूज होती है? पास्ट में। और पास्ट सिंपल के लिए क्या आता है? वर्ब सेकंड फॉर्म। तो यू अराइव 2 days अगो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंट, यू विल हैव स्पेंट ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। ये मैंने फर्स्ट जो पेपर सोल्व करवाया उसमें भी फ्यूचर परफेक्ट को बहुत डिटेल से बताया है। यू विल हैव स्पेंड 9 days हियर, तुम कितने दिन स्पेंड कर लोगे यहाँ पर? 9 दिन। यानी कि जब तुम जाओगे तब तुम्हें कितने दिन हो जाएंगे? 9 दिन हो जाएंगे। यानी तुम 3 को आए थे, यानी तुम कब जा रहे हो? 12 को, ठीक है। आज मैं बोल रहा हूं तो आज उनके जाने में कितने दिन है? 7 है। तो 5 तारीख को 5 की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया है? प्रेजेंट। और ये क्या है? फ्यूचर। तो फ्यूचर जब हम किसी टाइम की बात करते हैं, बाय द टाइम दिस, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है, बाय जनवरी, बाय फरवरी, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट में। यानी आप फ्यूचर में किसी एक्शन के कंप्लीट होने का टाइम दे रहे हो, उसके लिए क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। विल हैव प्लस वर्ब थर्ड, ये फ्यूचर परफेक्ट में आता है, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर पूछी है, आई वॉन्टेड टू बाय अ कैंडल होल्डर, मैं खरीदना चाहता था एक कैंडल होल्डर, बट द स्टोर डिडंट हैव वन। पास्ट में चल रहा है, पास्ट में बोल रहा है, पर स्टोर के पास में वो नहीं था। सो आई गोट अ केक, तो मैं केक ले आया। ये भी पास्ट में, पास्ट पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर पूछी है, अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर आर्टिकल की एरर है। आजकल एसएससी आर्टिकल की बहुत एरर पूछ रही है, बीच में आर्टिकल और नाउन से एरर बिल्कुल बंद कर दिए थे, लेकिन अभी इस साल है ना, रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए CHSL के, CGL के, CPO के, उन सभी में, MTS में, सब में आर्टिकल्स की एरर बहुत पूछी है। और आर्टिकल्स चैप्टर बहुत डिटेल से करना चाहिए। ऐप पे मैं भी बच्चों को बहुत डिटेल से करवाती हूँ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर तो एक होगा, इंडिविजुअल एक, जिसको हम स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ अ नहीं आएगा, क्या आएगा? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, थाईलैंड, जो भी कंट्री जहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, तो हमने क्या लिया? द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो क्या मैम हमेशा हम प्राइम मिनिस्टर के साथ द लेंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, हमेशा नहीं लेंगे। जैसे अगर ये सेंटेंस होता, ही सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1995 टू 2000, ठीक है, तो हमने कोई आर्टिकल नहीं लिया। लेकिन देखो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, तो जो एक ही पर्सन है, तो यहाँ क्या आएगा? द। क्लियर? और जैसे अगर हम बोले द, पहले उस कंट्री के बारे में, द इटालियन प्राइम मिनिस्टर, हमने स्पेसिफाई कर दिया कौन सा प्राइम मिनिस्टर? इटालियन प्राइम मिनिस्टर, द इटालियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर देखनी है। रमन एट द केक, रमन ने केक खाया, एंड एक्सक्लेम्ड, और वो चिल्लाया, एक्सक्लेम किया, दैट इट टेस्टेड स्वीटली। वो बोलना चाह रहा है कि इसका जो टेस्ट था वो क्या था? स्वीट था। क्लियर? अब यहाँ क्या हुआ, ये स्वीटली क्या होती है स्टूडेंट्स? एडवर्ब। स्वीटली क्या है? एडवर्ब। और अगर हम इसकी एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो ये होता है स्वीट। ठीक है, स्वीट एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव की पोजीशन दो तरीके से होती है किसी भी सेंटेंस में। एक होती है एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली होती है जब ये नाउन के पहले आता है। जैसे मैंगो है, मैंगो क्या है? नाउन है, तो इसके पहले स्वीट आया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, स्वीट मैंगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं कैसे? प्रीडिकेटिवली। प्रीडिकेटिवली का मतलब होता है जब वो वर्ब के बाद आता है।
कहाँ आता है? वर्ब के बाद, यानी या तो नाउन के पहले आएगा, स्वीट मैंगो, स्वीट गर्ल, स्वीट बॉय, है ना, या नाउन के वर्ब के बाद। तो जब हम एडजेक्टिव को बाद में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी जब हम एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज कर रहे हैं, तो हम उसको एडवर्ब नहीं बनाएंगे। जैसे ही इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, स्मार्ट बॉय, बॉय के लिए आ गया स्मार्ट, हमने बोला उसको प्रेडिकेटिवली ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, तो हमने ही इज स्मार्टली किया है क्या? उसको नहीं किया। ही की विशेषता बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही जब हम एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज करेंगे तो एडवर्ब नहीं आएगी, क्या आएगा? एडजेक्टिव ही आएगा। तो इट टेस्टेड स्वीटली की जगह आएगा इट टेस्टेड स्वीट। क्या आएगा? इट टेस्टेड स्वीट, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कई बार मिलते हैं आपको, माई मदर लुक्ड सैड, ना कि सैडली, सैड आएगा, ठीक है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ठीक है। फ्लावर की स्मेल स्वीट है, ना कि हम फ्लावर की स्मेल को स्वीटली चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो? फ्लावर की स्मेल क्या है? स्वीट। तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एडवर्ब, ठीक है। द ग्रेप्स टेस्ट बिटर, समझ में आया? तो जब भी एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज करेंगे तब एडजेक्टिव ही आएगा, एडवर्ब नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडेफिनेट आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा है, ये एक नया पैटर्न एसएससी ने लिया है। अब देखो, मर्सिडीज के पहले ए आया, बिल्कुल सही है। जैगवार के पहले एन आ गया, जो जैगवार वावल साउंड के लिए एन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जैगवार के लिए एन आ गया, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे मर्सिडीज के लिए एन आ गया, ये भी गलत है। यहाँ अगेन जैगवार के लिए और फियाट के लिए एन आ गया, ये भी गलत है। राइट है अ मर्सिडीज, अ जैगवार और अ फियाट। इसको ध्यान से समझो। जैसे मर्सिडीज के लिए एम ए आया, लेकिन अगर एमएलए होता, एम का साउंड होता, एम क्या साउंड है? ये एम का साउंड है, तो एन एमएलए होगा, एन एमए होगा, एन एमएलए, एन एमए, ठीक है। लेकिन मंकी म का साउंड आएगा तो क्या आएगा? अ। मर्सिडीज तो हम क्या आएगा? अ। क्लियर है? म का साउंड में ए आएगा, लेकिन अ का साउंड में क्या आएगा? एन। सेम अगर हम देखें यहाँ पर जैगवार, तो ज का साउंड है, ए ही आएगा। फियाट की बात करते हैं तो एफ एम, ठीक है। अगर हम फोक्स बोले, फोक्स, तो ए आ गया, अ फोक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एफ एम बोलेंगे, एफ एफ एफ, तो क्या आएगा? एन। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं उनमें से ताजमहल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो जब हम किसी चीज को बाकी सभी चीज से बेस्ट बताते हैं, सबसे ऊपर बताते हैं, बेस्ट बताते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मच की जगह क्या आएगा? मोस्ट। क्या आएगा? मोस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ही इज फास्टर देन स्मार्टर। देखो, फास्टर होता है, स्मार्टर भी होता है, ऐसा नहीं है फास्टर स्मार्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझना। जब भी हम किसी एक इंसान या एक चीज की क्वालिटी बताने के लिए 2 एडजेक्टिव लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम? एक इंसान, एक चीज की क्वालिटी बताने के लिए 2 एडजेक्टिव ले रहे हैं, फिर उनमें हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमेशा मोर डिग्री का यूज किया जाता है, ईआर डिग्री का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? समझ में आया कैसे? जैसे मैं बताना चाहूं कि शी है, ठीक है, शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल दैन इंटेलिजेंट, ठीक है, शी इज मोर ब्यूटीफुल दैन इंटेलिजेंट। अब देखो इसमें क्या है, हम एक इंसान की 2 क्वालिटी बता रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल भी है और वो इंटेलिजेंट भी है,
दोनों है, दोनों दो एडजेक्टिव ले रहे हैं, दो क्वालिटी बता रहे हैं, दो विशेषता बता रहे हैं। अब इसमें क्या है कि हम बता रहे हैं कि जितनी वो सुंदर है, ठीक है, एक तो वो सुंदर है और एक वो इंटेलिजेंट है, तो वो इंटेलिजेंट से ज्यादा सुंदर है। यानी अगर हम इसको ऐसे देखें कि वो ब्यूटीफुल में वो 10 में 8 है, इसको देखो जैसे इंटेलिजेंट में ये है 10 में से 7 और ब्यूटीफुल में है वो 10 में से 8 या 9 मान लिया, ठीक है, ये नंबरिंग है। तो हमने बोला शी इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट में अगर वो 7वें नंबर पे है तो ब्यूटीफुल में वो 8वें पे है। क्लियर। और जैसे देखो ही इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट, यानी वो ऑनेस्ट भी है, ऐसा नहीं है वो ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट भी है, वो क्लेवर भी है, चालाक भी है, लेकिन जितना वो ऑनेस्ट है उससे ज्यादा वो क्या है, क्लेवर है। तो हमने एक इंसान की दो क्वालिटीज ली हैं, दो एडजेक्टिव लिए हैं, तो उसमें हमने कंपैरिजन किया है, तो हमने मोर डिग्री को यूज किया है। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ही इज क्लेवरर देन, ठीक है, ऑनेस्ट, ऐसे नहीं कर सकते। ही इज फास्टर देन स्मार्टर, ऐसे नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा हमें, ही इज मोर फास्ट देन स्मार्ट। समझ में आया? तो कौन सी डिग्री यूज होगी, मोर। सो राइट आंसर हो जाएगा ए, मोर फास्ट देन स्मार्ट। क्लियर है? क्लोज टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्लोज टेस्ट में सबसे पहले आपको यहाँ वीडियो को पॉज करना चाहिए, ये पूरा पढ़ना है, यहाँ पॉज करो, देन ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर पॉज करके जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका आंसर है आपको कॉपी में नोट करना चाहिए अपनी नोटबुक में, और फिर मेरे आंसर मेरे सॉल्यूशंस के साथ में मैच करना चाहिए। देखो गेस वर्क से अगर आप कभी सही भी कर दोगे ना तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और ना ही वो आपकी लर्निंग का पार्ट रहेगा। आपको कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग होना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आंसर आप कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीज़न है। लॉजिकली जब आप सोचोगे, लॉजिकली जब आप सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्चुअली जब आप स्ट्रॉन्ग होगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप क्लोज टेस्ट कर पाओगे। मेरी बुक में भी मैंने इसी तरह से जो ऑप्शंस है 4, उनको बहुत अच्छे से कि ये आंसर होगा तो क्यों होगा, बाकी तीनों नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज़ जब बच्चे को समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए वो कर देता है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। ये ऑप्शंस हो गए। क्लोज टेस्ट। साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली फिलिंग द ब्लैंक कंट्री ऑन अर्थ। आपको क्या करना है, पहले पूरा पैसेज, चाहे पैसेज हो चाहे क्लोज टेस्ट हो, उसको पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने से आपको उस पैसेज की थीम, उसका टोन, उसमें किस तरह के वर्ड्स यूज हुए हैं और किस टाइप का वो पैसेज या क्लोज टेस्ट है वो समझ में आता है। फिर क्या होता है कि हमने अभी तक जो भी हमारी नॉलेज होती है, जो हमें पता होता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारे माइंड में आ जाती है, तो हमारे लिए और सॉल्व करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि साउथ कोरिया कॉस्मेटिकली ज़्यादा प्रोग्रेस की हुई है, और जो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया इस इंडस्ट्री में, और ये अपने कॉम्पिटिटर से आगे हैं, और इसके सिटीजन्स हैं वो दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कॉस्मेटिक्स पे, और वो क्या है, डिसर्निंग भी है शॉपर्स, यानी उनको पता है कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है कौन सी बेकार है। और ये बोल रहा है कि एक ऐप है, कोरियन वुमेन इन 2030s में एक ऐप यूज़ करती है जो कॉस्मेटिक स्पेसिफिक है, टू डिबेट द मेरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इस तरह से ये पूरा क्लोज टेस्ट है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो साउथ कोरिया में यूज़ होते हैं, क्या वहाँ का कॉस्मेटिक्स को लेकर क्या है, वहाँ के लोगों में क्या रुझान है, वो सारा इस क्लोज टेस्ट में बताया है। स्टार्ट करें। देखो, साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली फिलिंग द ब्लैंक कंट्री ऑन अर्थ। ऑप्शंस है एंशियंट, प्रिमिटिव, एडवांस और अर्ली। ये बोल रहा है साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जो कि मोस्ट कॉस्मेटिकली के रूप में वो मोस्ट क्या है धरती पे, एंशियंट प्राचीन कंट्री है, प्रिमिटिव भी वही हो गया जो आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन्ड है, आउटडेटेड ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, ये बोलना ये चाह रहा है कि साउथ कोरिया
जो कंट्री है वो बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री, किसमें, कॉस्मेटिक, लाइक जो इसके पास मॉडर्न मेथड्स होते हैं, जो नए आइडियाज़, नए रिसेंटली डेवलप आइडियाज़ पे वर्क करते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे हम बोलते हैं कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है यानी दुनिया से आगे है। जो रिसेंटली जो मेथड्स डेवलप किए हैं वो पता है, ठीक है, नए क्रिएटिव आइडियाज़ है, तो उसके लिए आता है एडवांस्ड। तो साउथ कोरिया क्या है, कॉस्मेटिकली एडवांस्ड कंट्री है धरती पे, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रिमिटिव और एंशियंट, प्रिमिटिव और एंशियंट दोनों ही फैक्चुअली रोंग है। मतलब हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड की और ये बात कर रहे हैं प्राचीन की, तो ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट, फैक्चुअली रोंग। फैक्चुअली रोंग मीन्स जो सेंटेंस बोल रहा है उसका उल्टा बोलना। ये एडवांस्ड बोल रहा है और वो प्रिमिटिव बोल रहा है, ये एडवांस्ड बोल रहा है वो एंशियंट बोल रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, फैक्चुअली रोंग। क्लियर। अर्ली की अगर हम बात करें, जैसे अर्ली मतलब जल्दी होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हो गया, जैसे अर्ली राइजर हो गया। अर्ली राइजर मतलब जो सुबह जल्दी उठता है, अर्ली बर्ड हो गया जो जल्दी पहुंचता है, तो अर्ली जल्दी क्या आ गया, तो अर्ली कंट्री का तो हो ही नहीं सकता, तो अर्ली कंट्री हो गया है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट मीन्स जिसका पैसेज की लाइन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिंग ऑप्शन वो ऐड किया अगर, ठीक है। नेक्स्ट, ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट। ब्यूटी एडिटर्स बोल रहे हैं कि ये कॉस्मेटिकली एडवांस्ड कंट्री क्यों है, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इस इंडस्ट्री में। एडवांस कैसे बनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया है कहाँ पर, इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, हैवी इन्वेस्टमेंट। हैवी का मतलब भारी, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, एक्सेस के लिए बता रहा है ये, ज्यादा, ठीक है। तो ऑफ द इंडस्ट्री नहीं हो सकता, ग्रामेटिकली रॉन्ग। गवर्नमेंट ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इंडस्ट्री के द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। बाय द मतलब उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, इंडस्ट्री के द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा। और कहाँ हुआ है, इंडस्ट्री में हुआ है। इंडस्ट्री में हुआ है तो यहाँ बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, इन। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इट इज अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे होना, फॉरवर्ड, एडवांस होना। इट्स कॉम्पिटिटर्स, ये अपने कॉम्पिटिटर से क्या है, आगे है। एंड इट्स सिटीजन्स, और इस कंट्री के सिटीजन्स, किसके, साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया के सिटीजन्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक, ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स as consumers in the United States, the UK and France। क्या बोल रहा है कि इसके जो सिटीजन्स हैं वो ट्वाइस, दुगुना, एज मच स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे करते हैं, दुगुना क्या करते हैं वो पूछा है, एज अ कंज्यूमर। जैसे कि हम किसी भी क्रीम को, किसी लोशन को यूज़ करते हैं, जैसे हम कंज्यूमर हो गए, तो हम एज अ कंज्यूमर स्किन केयर प्रोडक्ट्स को साउथ कोरिया के जो सिटीजन्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और फ्रांस से दुगना खर्च करते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे एक दिन का, एक महीने का जो एक्सपेंस है, यानी 100 रुपये है या 1000 रुपये, तो साउथ कोरिया के लोग वहाँ 2000 रुपये खर्च करते हैं। हर कंट्री का अपना एक कस्टम बोले, एक पैटर्न बन जाता है। तो साउथ कोरिया में बेसिकली क्या है, स्किन को और ब्यूटी को बहुत फोकस किया गया है, तो वो वहाँ का एक कल्चर सा बन गया है कॉस्मेटिक्स को लेके, राइट। तो यहाँ देखो, इट्स सिटीजन्स, उसके सिटीजन्स कंप्लाई करते हैं। कंप्लाई का मतलब होता है किसी रूल रेगुलेशन को ओबे करना, फॉलो करना। तो रूल फॉलो करने की बात नहीं हो रही है, इररेलेवेंट हो गया। प्रोपेगेट का मतलब होता है ग्रो करना, ब्रीड, यानी कि जो पेरेंट प्लांट है उससे एक यंग दूसरा प्लांट बनाना, तो ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर इट्स सिटीजन्स चेरिश करते हैं ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर, क्योंकि कंज्यूमर की बात आ गई है, कंज्यूमर, तो चेरिश का तो कोई रोल ही नहीं है। चेरिश का मतलब लव हो गया, इंजॉय हो गया,
तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्पेंड। वो क्या करते हैं? खर्च करते हैं। दुगुना, कितना? दुगुना, जितना कि जो यूके, यूएस और फ्रांस के लोग करते हैं उससे दुगुना। ठीक है, देखो यहाँ पर आर्टिकल का भी कॉन्सेप्ट है। यूके के लिए द आया है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए द आया है, लेकिन फ्रांस के लिए द नहीं आया, साउथ कोरिया के लिए द नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट हमने अभी जो हमारी ऐप पे क्लासेस चल रही है आर्टिकल्स में, वहाँ भी बताया था मैंने। ठीक है ना, जनरली हम कंट्रीज़ के पहले द आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यहाँ पे हमें द आर्टिकल का यूज़ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोरियन शॉपर्स। कोरिया के जो शॉपर्स हैं, शॉपर्स मतलब जो शॉप करते हैं, मतलब जो खरीदते हैं, कोरियन के जो शॉपर्स हैं आर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, वास्तव में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअली जो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा ना वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में अटक जाएगा। कैसे? देखो, कोरियन शॉपर्स आर फिलिंग द ब्लैंक द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग। कोरिया के जो शॉपर्स हैं वो पूरी दुनिया में शायद क्या है? मोस्ट डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जो नॉलेजेबल होता है, जो जिसको पता होता है कि क्या क्वालिटी अच्छी है, क्या क्वालिटी खराब है, जो गुणवत्ताग्राही जो हम जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिसर्निंग। अगर रूट वर्ड में देखेंगे तो CERN या CERT होता है टू सेपरेट। क्या होता है? टू सेपरेट। बहुत अच्छा वर्ड है ये। और डिस मतलब क्या होता है? जनरली अवे, नॉट के लिए आता है। ठीक है, यहाँ देखो, इसको मैं लिख देती हूँ। सन का मतलब क्या हो गया है? टू सेपरेट, यानी कि जो अच्छी, जैसे मान लो किसी भी चीज़ को आपका किसी भी चीज़ में जिसमें आपको नॉलेज है, कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप चार चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये अच्छी है, ये खराब है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंसान जो चीज़ें यूज़ ही नहीं करता, जो उसको पता ही नहीं होगा, अगर उसके सामने 5000 की चीज़ रख देंगे, वो 500 की चीज़ का उसको नॉलेज है, तो 5000 की चीज़ को वो नहीं समझ पाएगा। समझ रहे हो? उसको उस क्वालिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो डिसर्निंग क्या होते हैं? जिनको नॉलेज होता है, जो सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेट यानी कि चार चीज़ें रखी है तो उनमें से बता सकते हैं ये अच्छी है, ये खराब है। क्लियर? तो वर्ड में ये मोस्ट डिसर्निंग होते हैं। अब यहाँ पर देखो, दो और ऑल्दो, ये दोनों हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं। ये किसके लिए आते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, यद्यपि के लिए कॉन्ट्राडिक्शन, और जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आते हैं, तो ये तो नहीं आएंगे दोनों एड। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें परहैप्स और मे बी। ये ध्यान रखना आप, ये परहैप्स भी एडवर्ब है और मे भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। ये मे बी एक साथ है मेरे बच्चे, एक साथ है ये मे बी, ये वाला होता है ना मे और ये बी, ये तो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है? मॉडल सिंपल। ठीक है ना, ये मॉडल सिंपल हो गया। ये मे बी क्या है? एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और ये एक दूसरे के सिनोनिम है, एक दूसरे के सिनोनिम है। जहां परहैप्स आ सकता है वहां मे बी आ सकता है, जहां मे बी आ सकता है वहां परहैप्स आ सकता है। तो यहां क्या आएगा बताओ, कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा विल द पार्लियामेंट पास दिस न्यू लॉ। ठीक है, कोई नया लॉ है कि पार्लियामेंट इस लॉ को पास करेगी क्या? ठीक है, पास करेगी क्या? तो आंसर आया है मे बी या परहैप्स, दोनों ले सकते हैं, मे बी या परहैप्स दे विल। ठीक है, आई डाउट, मुझे डाउट है, आई डाउट इट।
तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हो भी सकता है, शायद, ठीक है। तो मे बी और परहैप्स दोनों सिनोनिम्स हैं और दोनों का मीनिंग भी सेम है। शायद का भाव देते हैं, पॉसिबली का भाव देते हैं। अब दिक्कत ये आ गई बच्चे को कि दोनों सेम है, दोनों सेंटेंस में गिवन है, दोनों ऑप्शन में गिवन है, तो सही कौन सा होगा? बिल्कुल सही बात है। इसी के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको समझाता है, जो आपको बताता है कि बच्चे इस तरह तू अटकेगा और अब तुझे ये करना है, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझाना मेरा काम है। आप मेरे पास आए हो, मेरे पे ट्रस्ट किया है, मैं आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से एकदम ज़ीरो से एडवांस लेवल तक पूरा करवाऊँगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस आए, पढ़ा, ऑप्शन बता दिए, ये आंसर है, चलो चलो, नहीं। इससे बच्चे का कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर वो क्लास को देख रहा है तो उसकी कुछ लर्निंग्स भी होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। बच्चा पढ़ने से घबरा नहीं रहा है, पर उसको सिस्टमैटिक तो पढ़ाओ। उसके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, ऐसे थोड़ी वो 10 साल 15 साल बैठा रहेगा एक 6 महीने के एग्जाम के लिए। उसको बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है ताकि उन 6 महीने में वो अपना बेस्ट करके एग्जाम क्रैक कर सके। उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्जाम क्रैक करना, उसको PhD थोड़ी करनी है, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि मे बी का जो जनरली यूज है उसको हम देखो, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और लूंगी, ठीक है। दे आर परहैप्स मे बी, दोनों ले लिए मैंने। दे आर परहैप्स और मे बी caught in a traffic jam। अब इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस ले लिया है, दे आर परहैप्स कॉट इन अ ट्रैफिक जैम या दे आर मे बी कॉट इन अ ट्रैफिक जैम। दोनों में से कौन सा सही है? क्या ये दोनों सही है? यहाँ तो दोनों सही थे, तो क्या वहाँ भी दोनों सही हैं? नहीं। मे बी की जो पोजीशन है, जैसे एडवर्ब में हम पोजीशन पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के लास्ट में पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके बाद आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम उसके बाद आएगा, एमपीटी हम बनाते हैं, है ना, एडवर्ब में। तो वैसे ही मे बी एक ऐसी एडवर्ब है जिसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, किसी क्लोज या किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या लास्ट में। सेंटेंस के बीच में वर्ब जैसे होता है ना, मिडिल पोजीशन हम जो बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज यूजुअली, आर यूजुअली यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वो हम मे बी के साथ नहीं करते, यानी कि यहाँ मे बी नहीं आएगा, यहाँ क्या सही है? परहैप्स। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हुआ कि मैं यूजुअली सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, यूजुअली मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, यूजुअली मैं सुबह शेविंग करता हूँ, तो हम उनको कहाँ लेते हैं? बीच में लेते हैं, ठीक है। यूजुअली है, जनरली है, बीच में लेते हैं, मिड पोजीशन में। वैसे मे बी को हम मिड पोजीशन में यूज नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग में ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आर यू गोइंग टू सेल दिस हाउस, आर यू गोइंग टू सेल दिस हाउस, तब आप बोलते हो मे बी नॉट, ठीक है। तो उस तरह से मे बी स्टार्टिंग में भी आ गया, मे बी लास्ट में भी आ गया, लेकिन मे बी जो वर्ब के बाद मिड पोजीशन में नहीं आएगा। मिड पोजीशन में कौन आएगा? परहैप्स। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? परहैप्स। आया मज़ा? कितना इंटरेस्टिंग है इंग्लिश पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस पढ़ाने का तरीका, सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे को मज़ा आए, उसको इंगेजमेंट लगे, उसको लर्निंग लगे। ऐसे नहीं कि आया आंसर बताए चले गए, तो बच्चा क्या सीखेगा? और क्लोज टेस्ट जहाँ तो एक लिटमस टेस्ट है, एक तरीके से पूरी इंग्लिश का लिटमस टेस्ट है कि जहाँ बच्चे को सारी चीज़ें आनी चाहिए, वोकैब भी, ग्रामर भी, कॉलोकेशंस भी, सब चीज़ें सीखनी है ना। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, यानी 10 में से 8 कोरियन विमेन, 10 में से 8 कोरियन विमेन इन देयर 20s एंड 30s, 20s में और 30s में क्या करती है? यूज एन ऐप, एक ऐप यूज करती है, दैट, जो कि फिलिंग द ब्लैंक लाइक अ कॉस्मेटिक स्पेसिफिक, जो बिल्कुल क्या होती है? कॉस्मेटिक स्पेसिफिक होती है। टू डिबेट करते हैं द मैरिट्स ऑफ, डिबेट करने के लिए द मैरिट्स ऑफ कॉमन इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जिससे मिलकर बनी हुई है, कोई भी खाना, कोई भी चीज़, सामग्री जो होती है। तो कॉस्मेटिक्स जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके भी तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखो, तो कोरियर विमेन इन द 20s 30s यूज एन ऐप यूज करती है जो कि
अब ऑप्शंस देखो यहाँ, ऐप डिसॉल्व करती है। ऐप क्या कभी किसी चीज को डिसॉल्व कर सकती है? डिसॉल्व मतलब घुलना, तो ऐप घुलाएगी क्या? नहीं, इररेलेवेंट हो गया। ऐप स्टॉप करती है, ये भी इररेलेवेंट। ऐप क्यों स्टॉप करेगी? ऐप मैल फंक्शंस का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करती है, खराब हो जाती है, प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, तो ये तो बिल्कुल ही फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। मैल मतलब क्या होता है? बैड, ठीक है। मैल फंक्शंस, जैसे कि उसका पैराशूट है वो खराब हो गया, मैल फंक्शन हो गया। तो मैल फंक्शन मतलब खराब हो जाना, प्रॉपरली वर्क नहीं करना। यहाँ राइट क्या आएगा? फंक्शंस। ऐप दैट फंक्शंस, ऐप जो कि फंक्शन करती है, ऐप जो कि काम करती है। हम बोलते हैं ना मेरी ऐप ये फंक्शन नहीं कर रही है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन मतलब ऐप का वर्क करना, कि ऐप दैट फंक्शंस लाइक, ऐप क्या करती है? वो एक काम करती है, वर्क करती है, किस तरह से? लाइक अ कॉस्मेटिक्स स्पेसिफिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? मजा आया? ये मेरी कॉम्प्रिहेंशन की बुक्स है, पैसेज, जंबल, क्लोज टेस्ट। इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में जैसे स्टेप्स दिए हैं कि आप किस तरह से पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो क्लोज टेस्ट है, जंबल है, पैसेज है, उनको बहुत डिटेल से सॉल्व कराया है। जिस तरह यहाँ मैं एक एक ऑप्शंस को बताती हूँ, उसी तरह इनमें भी एक एक ऑप्शंस को समझाया कि ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो आपको ये बुक्स, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। और पैसेज की बुक की फ्री पीडीएफ जो है वो हमारे नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, और इनकी भी सैम्पल पीडीएफ वहाँ गिवन है, तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी तो आप जानते ही हैं, फिर भी आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं पैसेज पे। ये जो पैसेज, फर्स्ट शिफ्ट का पैसेज छोटा था, लेकिन ये वाला पैसेज थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारे पेपर में कैसा पैसेज आएगा। तो एक फोबिया, एक मन में डर नहीं रखना है कि यार ये पैसेज कैसे पढ़ूँ, नहीं पढ़ पाऊँगा। नहीं, कैसा भी आए मुझे करना है। आई विल डू इट, आई कैन डू इट और आई विल डू इट, हमेशा ये माइंड में रखना है, ठीक है। दूसरा भी आपका कॉम्पिटिटर है, वो पढ़ रहा है ना, वो कर रहा है ना, तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उससे compete करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। उसमें जो लिमिटेड सीट्स हैं, उन सीट्स के लिए, उस एक सीट के लिए आपको पढ़ना है। तो आपके कॉम्पिटिटर से जब तभी आप आगे निकल पाओगे जब आप सारी चीज़ को उससे बेस्ट करना है आपको, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, पैसेज के क्वेश्चंस देखेंगे। आजकल जो पैटर्न चल रहा है पिछले साल से, उसमें जनरली एक तो टाइटल का क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहा है, कई बार जो है थीम पूछ रहा है या टोन पूछ रहा है, ठीक है, और बाकी एक दो क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले तो यह टाइटल पूछ लिया है, ठीक है। टाइटल वो जिसके लिए पैसेज बना है, जिसके चारों तरफ पैसेज बात कर रहा है, ठीक है। मेन फोकस क्या है, वो भी एक तरह से वही थीम हो गया। फॉलोइंग फैक्टर कैन ड्राइव क्रिएटिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन ड्राइव क्रिएटिविटी, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, क्या चैलेंजेस होंगे क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए, वो पूछे हैं। लास्ट में हमसे फ्रॉड का एंटोनिम पूछा है, फ्रॉड वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है पैसेज में, उसका एंटोनिम पूछा है, ठीक है। पैसेज का साइज देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है बच्चे, हम जिस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत इजीली बड़े बड़े पैसेज भी सॉल्व कर लोगे। सबसे पहली चीज़ है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन माइंड को देना, अफर्मेशन देना कि हाँ मैं ये कर दूंगा, पॉजिटिव रहना है और पूरे मोटिवेशन के साथ में, जोश के साथ में करना है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री से जो टाइम अब से लेकर अब तक, द इंट्रिकेसीज का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी, क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन एंड इंक्वायरी। मतलब ह्यूमन माइंड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा एक सब्जेक्ट बना रहा, इसका फैसिनेशन का मतलब अट्रैक्ट करने का, एन्चांट करने का, और इंक्वायरी का, ठीक है। फ्रॉम एंशियंट फिलोसोफर, एंशियंट जो पुराने फिलोसोफर्स हैं वहाँ से लेकर मॉडर्न डे साइंटिस्ट, ठीक है, पुराने फिलोसोफर से लेकर आज के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, द वर्किंग्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की वर्किंग्स पे
ठीक है, ब्रेन किस तरह वर्क कर रहा है, हैव बीन स्टडीड, उसको स्टडी किया गया, किसके द्वारा, एंशिएंट फिलोसोफर ने भी किया है और मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने भी, एंड एनालाइज्ड, और एनालाइज किया इन एन अटेम्प्ट टू अनरेवल इट्स मिस्ट्रीज, ब्रेन की मिस्ट्री को अनरेवल करने के लिए। अनरेवल मतलब क्या होता है कि किसी गुत्थी को सुलझाना, जैसे उलझी हुई चीज़ को अलग करना, उसके रिमूव करना उसके पार्ट्स को, और फिर उसको समझाना, क्या होता है, अनरेवल। ठीक है, तो मिस्ट्रीज, जो ब्रेन क्या मिस्ट्रीज है ह्यूमन माइंड की, उसको समझाने की बात हो रही है। हाउएवर डिस्पाइट सेंचुरीज ऑफ रिसर्च, यद्यपि इतने सालों की सेंचुरीज के रिसर्च के बावजूद भी, मच रिमेन्स अननोन अबाउट द, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, अननोन हैं, पता नहीं है, अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब देखो यहाँ जैसे ये अगर ये पैसेज उसका होता, क्लोजेस्ट का होता है, तो देखो फॉरवर्ड रीडिंग में वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी की बात हुई, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज आ गया। ये चीज़ें इंटरलिंक करती है और बहुत हेल्प करती है हमें राइट ऑप्शन तक जाने में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, क्योंकि ये इस तरह से पैसेज भी क्लोज टेस्ट होता है, उसमें वहाँ से एक वर्ड हटा दिया जाता है, ऑप्शंस बना दिए जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ है ये, अगर आप फॉरवर्ड रीडिंग बैकवर्ड रीडिंग जो क्लोज टेस्ट में मैं पॉइंट समझाती हूँ वो यही है। तो ये चीज़ आगे हमें आगे इस तरह के हिंट मिलते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। क्या बोल रहा है कि मच रिमेन्स, बहुत सारी चीज़ें, अननोन अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है, ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, ह्यूमन की जो समझ है और उसकी कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें पता नहीं है, बहुत सारे रिसर्च के बाद भी, बहुत सारे रिसर्च के बावजूद भी, डिस्पाइट। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड इज इट्स एबिलिटी टू क्रिएट एंड इमेजिन। जो मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है ह्यूमन के माइंड का, दैट इज कि इसकी एबिलिटी है क्रिएट करने की और इमेजिन करने की, कि ये क्रिएट कर देता है, इमेजिन करता है। द ह्यूमन माइंड हैज़ द कैपेसिटी टू कॉन्सेप्चुअलाइज, ये एक साथ है, कॉन्सेप्चुअलाइज एंड ब्रिंग इन टू बींग आइडियाज दैट वर प्रीवियसली अननोन और अनइमेजिनेबल। ठीक है, ह्यूमन माइंड के पास कैपेसिटी है कॉन्सेप्चुअलाइज करने की और जो आइडियाज़ हैं उनको लाने की, उनको जो सोचा नहीं हो, पहले कभी देखा नहीं हो, इमेजिन नहीं किया हो, जिसके बारे में पता नहीं हो, उसको वो लेकर आ जाता है, वो इमेजिन करता है। ठीक है, एक्सप्रेशन टू फ्रॉम आर्टिस्टिक, कहाँ से लेकर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन टू साइंटिफिक डिस्कवरी, हर चीज़ में जो चीज़ पहले कभी इमेजिन नहीं की गई है, पहले जिसके बारे में पता नहीं है, उसको वो आइडिया के रूप में ले आता है। ये ह्यूमन माइंड की क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी उसका आविष्कार कर लेता है, उसको सोच लेता है। आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है, आज से 40 साल पहले नहीं थी, उससे पहले जाए तो और कुछ नहीं था, लेकिन इंसान ने इमेजिन करके वो चीज़ें क्रिएट की जो पहले नहीं थी। ठीक है, इवन जैसे कि इलॉन मस्क है, उसने बोला मार्स पे मैं मार्स पे दुनिया बसाऊंगा, रॉकेट है, वो एक बार वापस जा सकता है, लेकिन जो रॉकेट गया स्पेस में वापस नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन उसने वो चीज़ें की, क्लियर, कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ें पहले नहीं है, उसको जो इमेजिन नहीं कर सकता है, ये अननोन है, उसको भी ह्यूमन माइंड कर देता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की जो प्रोसेस है, हैज़ कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ स्कॉलर्स, उसने कैप्चर किया है किसको, स्कॉलर्स की अटेंशन को भी, और ले पीपल इन अ सिमिलर वे। मतलब क्रिएटिव चीज़ें जो भी होती है वो साधारण लोगों को भी आकर्षित करती है, साधारण लोगों को भी सही अच्छी लगती है, और जो विद्वान है उनको तो लगेगी। ठीक है, एंड इज बोथ, और ये दोनों होते हैं क्या, एनिग्मेटिक मतलब पजलिंग, परप्लेक्सिंग, मिस्ट्रियस, और ओ इंस्पायरिंग यानी इम्प्रेसिव। ओ इंस्पायरिंग क्या होता है, इम्प्रेसिव। क्लियर, देयर हैव बीन मैनी थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज है प्रपोज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी को प्रपोज किया है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। सम सजेस्ट, उसमें से कुछ बोलती हैं दैट इट इज़ अ प्योरली सबकॉन्शियस प्रोसेस, कि ये पूरी तरह से प्योरली ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, दैट इज while others argue, दूसरे आर्ग्यू करते हैं दैट क्रिएटिविटी इज द रिजल्ट ऑफ क्रिएटिविटी रिजल्ट है किसका, कॉन्शियस एफर्ट एंड इंटेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग।
दूसरे ये बोलते हैं कि क्रिएटिविटी कॉन्शियस जो एफर्ट हम करते हैं और जो इंटेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वहाँ से बनी है, और कुछ बोलते हैं कि सबकॉन्शियस प्रोसेस है। स्टिल दूसरे सजेस्ट करते हैं दैट क्रिएटिविटी अराइजेज फ्रॉम होता है फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। जबकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्रिएटिविटी कैसे अराइज होती है, दोनों को का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, दोनों प्रोसेस का क्या है, कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, डिस्पाइट द ऑनगोइंग डिबेट, ठीक है, जो ऑनगोइंग डिबेट है उसके बावजूद भी ओवर द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी के ऊपर जो ऑनगोइंग डिबेट है उसके बावजूद वन थिंग इज क्लियर, एक चीज क्लियर है, इट इज अ मल्टी फैसेटेड, कि ये एक मल्टी फेस है, यानी क्रिएटिविटी कोई एक चीज़ नहीं है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टी फेसेटेड है और बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। देखो कॉम्प्लेक्स फिर आ गया ना। तो क्रिएटिविटी कैन मैनिफेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, क्रिएटिविटी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है शो क्लियरली, डेमोन्स्ट्रेट, क्या होता है, शो क्लियरली, डेमोन्स्ट्रेट करना, मैनिफेस्ट करना इन अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वाइड रेंज की जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसमें क्रिएटिविटी को मैनिफेस्ट किया गया है फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ आर्ट, आर्ट का जो क्रिएशन अलग अलग पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एंड लिटरेचर, वहाँ से लेकर टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज, ठीक है। आर्ट एंड लिटरेचर के अलावा वो उसके साथ साथ जो साइंटिफिक थ्योरीज है, जो आविष्कार है, वहाँ सभी जगह हम क्रिएटिविटी को देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। इट कैन अकर इन बोथ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल हो सकती है और कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट हो सकती है, यानी कि एक इंसान के लिए भी है और सबके लिए भी, मतलब क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। एंड कैन बी ड्रिवन बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के द्वारा ये ड्राइव की गई है, जैसे कि क्यूरोसिटी क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, जब इंसान क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, जानना चाहता है, एक्विजिटिव होता है, पैशन होता है उसको, और द डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब कि वो फेमस हो, लोग उसको जाने, उसको पहचाने, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो क्रिएटिविटी को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड। क्रिएटिविटी के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी पावर है, इतना सक्षम है कि वो पॉजिटिव चेंज लाता है संसार में, और लाए भी हैं। अगर हम देखें हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री क्रिएटिव इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हैव यूज्ड देयर टैलेंट्स टू एड्रेस, ठीक है। हिस्ट्री में पूरा देखें तो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, उन्होंने अपने टैलेंट्स को यूज़ किया है सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए। तो वहाँ पर सोशल चेंज लाना है, पॉलिटिकल चेंज लाना है, एनवायरमेंटल चेंज लाना है, तो वहाँ पर भी क्रिएटिविटी को यूज़ किया है। उन अपने टैलेंट को, हैव यूज देयर टैलेंट्स, ठीक है, अपने टैलेंट्स को किसके लिए, सोशल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। क्रिएटिव, जो इंसान क्रिएटिव होता है उसने, ठीक है। ऑफन इंस्पायरिंग अदर्स टू टेक एक्शन, दूसरे को इंस्पायर किया है एक्शन लेने के लिए, एंड मेक अ डिफरेंस, और एक डिफरेंस क्रिएट किया है, किसने, जो क्रिएटिव इंडिविजुअल है उसने। फ्रॉम द एबॉलिशनिस्ट, एबॉलिशनिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, उसको ख़त्म करना। जैसे स्लेवरी के लिए आया था, स्लेवरी को पूरी तरह से हटाना है, किसी लॉ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। एबॉल मीन्स डिस्ट्रॉय होता है रूट वर्ड में, ठीक है। Abolitionist movement to the civil rights movement to the environmental movement, creativity has played a crucial role in promoting social justice and positive change. Abolitionist movement से सिविल राइट मूवमेंट और एनवायरनमेंट मूवमेंट में क्रिएटिविटी ने एक बहुत ही क्रूशियल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन प्रमोट करने में सोशल जस्टिस को और पॉजिटिव चेंज, ठीक है। Despite the many benefits of creativity, it is not without its challenges. अब हमने बात तो कर ली क्रिएटिविटी के बेनिफिट्स हैं एंड ऑल है, पर इसके साथ में चैलेंजेस भी हैं। ये चैलेंजेस के बिना नहीं है, इसमें चैलेंजेस भी है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस है, कैन बी फ्रॉट,
फ्रॉट का मतलब होता है फिल्ड, फुल होना, रिप्लीट, पूरी तरह से भरा हुआ है विद ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी रुकावट है। क्योंकि जब भी कोई इंसान नया करता है, नया करने की सोचता है, वो दुनिया को बताता है तो दुनिया उसके अगेंस्ट ही होती है, तो उसका मजाक उड़ाती है या जो भी है। अब आगे देखो क्या होता है। फ्रॉम सेल्फ डाउट, वो करने जाता है, उसको डाउट होता है कि यार ये सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और एंड इनसिक्योरिटी टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर्स और कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्शंस। ये सारी चीज़ें होती है किसकी प्रोसेस में, क्रिएटिव एक्सप्रेशन की प्रोसेस में ये बाधाएं हैं, ठीक है। मोर ओवर नॉट ऑल क्रिएटिव आइडियाज आर सक्सेसफुल, सारे क्रिएटिव आइडियाज सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। और वेल रिसीव्ड, उसको मतलब फटाफट रिसीव नहीं किया जाता, हाँ क्रिएटिव है और दुनिया उसको अपोज भी करती है। एंड मेनी आर्टिस्ट एंड इनोवेटर्स फेस रिजेक्शन, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, वो रिजेक्शन को फेस करते ही हैं। एंड क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग उनको, एज दे सीक टू ब्रिंग देयर आइडियाज टू फ्रूशन, जब वो अपने आइडियाज़ को एज ए रिजल्ट, एज ए फ्रूट लाने की, उसको रिजल्ट में लाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको क्या फेस करना पड़ता है, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। क्लियर। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद भी, हाउएवर द ह्यूमन ड्राइव टू क्रिएट एंड इमेजिन परसिस्ट, कि ह्यूमन की जो ड्राइव है क्रिएट करने की, इमेजिन करने की, वो कंटिन्यू चल रही है। परसिस्ट मतलब कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रही है, बढ़ रही है। इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स कंटिन्यू टू हार्नेस द पावर ऑफ क्रिएटिविटी टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। अब देखो ऊपर बोल रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी जो ह्यूमन ड्राइव है वो क्रिएट और इमेजिन क्या कर रहा है, परसिस्ट हो रहा है। और जो इंडिविजुअल और ग्रुप है वो भी कंटिन्यू जो पावर ऑफ क्रिएटिविटी है उसको समझ रहा है, उसको वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है, मेक अ डिफरेंस कर रही है, वो कहाँ पर, दुनिया में। फ्रॉम द हम्बलेस्ट, जो हम्बलेस्ट एमेच्योर है, एमेच्योर मतलब जो शो किया है, जो किसी चीज़ को में एक्सपर्ट नहीं है, जो प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, आर्टिस्ट, एमेच्योर आर्टिस्ट, टू द मोस्ट सेलिब्रेटेड इनोवेटर, जो मतलब नो सी क्या स्टार्टिंग जिसने की है, एमेच्योर है, उस आर्टिस्ट से लेकर सेलिब्रेटेड इनोवेटर तक, द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी, जो ह्यूमन की कैपेसिटी है क्रिएट करने की, रिमेन्स बनी हुई है वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वो हमारी एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बनी हुई है, एंड सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन का सोर्स बनी हुई है। क्लियर है स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चंस पे आते हैं। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। सबसे पहले देखो, द रोल ऑफ ह्यूमन माइंड इन प्रोमोटिंग पॉजिटिव चेंज, इसके बारे में बात हुई है, ह्यूमन माइंड की बात हुई है, पॉजिटिव चेंज की बात हुई है, बिल्कुल। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन माइंड, हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात हुई थी बस। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, इसकी भी बात हुई थी। पर टाइटल क्या होता है? टाइटल ये होता है मेरे बच्चे, जिसके लिए पैसेज बना है, जिसके जो पैसेज का मेन जो एक बुक का नाम होता है ना, वो है हमने इस पूरे पैसेज में किसके बारे में बात की है और उसके चारों तरफ क्या चल रहा है। जिसके बारे में बात होगी ना, एक चीज़ ध्यान रखना, वो बार बार आएगा, बार बार वो पैसेज के अंदर आएगा, उससे रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स बार बार पैसेज में आएंगे। तो यहाँ पर जो पूरी बात हुई है वो किसकी हुई है? पावर ऑफ क्रिएटिविटी। किसकी बात हुई है? क्रिएटिविटी की। फिर उसके पॉजिटिव नेगेटिव चैलेंजेस और सब कुछ बात हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा? पावर ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये बाकी ऑप्शंस क्या? ये बाकी ऑप्शंस बच्चे टू शॉर्ट है। टू शॉर्ट का मतलब क्या होता है? टू शॉर्ट का मतलब होता है जो वैसे तो सही है, मतलब ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन की बात नहीं, बात हुई है, लेकिन वो कंप्लीट मतलब नहीं कर रहा है। सिर्फ ह्यूमन कॉग्निशन की कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं हुई है, हमने क्रिएटिविटी की बात की, उसी में एक पार्ट इसके बारे में डिस्कस किया है। यानी कि जो सही आंसर है लेकिन पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, समझ गए? सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो क्या होता है? टू शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन फोकस क्या था? द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ये भी बात हुई है। द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन माइंड, ये भी बात हुई है। द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, ये भी बात हुई है। द नेचर ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन,
थोड़ा बहुत इमेजिनेशन और इसके बारे में भी बात हुई है। तो क्या आंसर होगा? अब देखो, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस की बात ठीक है, लेकिन क्या पूरा मेन फोकस इसी पे था? नहीं। कौन सा है ये? टू शॉर्ट, इमेजिनेशन टू शॉर्ट, ठीक है। मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन माइंड की थोड़ी सी बात हुई थी, बिल्कुल वहां से स्टार्ट किया था, ये भी क्या हो जाएगा? टू शॉर्ट। राइट आंसर होगा सी। नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का नेचर, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में हमने पूरे पैसेज में बात किया। तो मेन फोकस क्या हो जाएगा? द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन ड्राइव क्रिएटिविटी? कौन सा फैक्टर क्रिएटिविटी को ड्राइव करता है? यहाँ देखो, ये मैंने यहाँ बताया था पैसेज में, नीचे क्यों देखो, कैन बी ड्रिवन बाय अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, क्रिएटिविटी कैन बी ड्रिवन बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, क्यूरियोसिटी, पैशन और द डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो, क्यूरियोसिटी एंड पैशन, दो चीजें दे दी है इसने, सेल्फ डाउट एंड इनसिक्योरिटी। अब ये देखो, इस ऑप्शन को ध्यान से समझो, ये बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर क्रिएटिविटी को ड्राइव करता है। सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी तो उसके ऑब्स्टेकल्स है, वो उसको आगे नहीं बढ़ाते, उसको पीछे लेके जाते हैं, तो ये क्या हो गया? फैक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। क्यूरियोसिटी रहेगी, मन में पैशन रहेगा तो वो क्रिएटिव करेगा, सेल्फ डाउट आएगा, इनसिक्योरिटी रहेगी तो पीछे जाएगा, तो क्या हुआ? फैक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड कॉन्स्टेंट, ये भी क्या कहते हैं? ऑब्स्टेकल्स है, ये भी क्या हो गया? फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। फैंसी एंड इमेजिनेशन, ये इन दोनों की बात हुई है, लेकिन ये आंसर नहीं, इसको रेड एरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस? पैसेज के अकॉर्डिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के चैलेंजेस को पूछा है। वन ऑफ द चैलेंजेस, देखो चैलेंजेस क्या है जब भी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, ये देखो हमने बात की है ना यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस वाली, इसमें भी नहीं आया, चलो वहां से ही बताती हूँ आपको एक बार। कहाँ चला गया? ठीक है। द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट्स, द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। सबसे पहले तो ह्यूमन माइंड की लिमिटेड कैपेसिटी के बारे में कोई बात नहीं हुई है, पूरी तरह से आउट ऑफ पैसेज, इसको तो हटाओ, ठीक है। द लैक ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ फॉर क्रिएटिव आइडियाज, द ओवर एम्फेसिस ऑन कॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओवर एम्फेसिस, ज़्यादा एम्फेसाइज करना कॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ये कोई बात हुई है? ये पूरी तरह से आउट ऑफ पैसेज। आउट ऑफ पैसेज क्या होता है? जिसके बारे में पैसेज में कहीं पर भी कोई भी बात नहीं हुई हो, यानी वो क्या है? आउट ऑफ पैसेज, ठीक। अब देखो, ये बोल रहा है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के चैलेंजेस क्या है, क्या चैलेंज फेस करता है जब इंसान क्रिएटिव एक्सप्रेशन लेकर आता है। ये यहाँ पर कहाँ चला गया? ये देखो आ गया। क्रिएटिव आइडियाज होते हैं तो वो वेल रिसीव नहीं होते हैं, रिजेक्शन फेस करते हैं, ये प्रेशर होता है, क्रिएटिव फॉल विद ऑब्स्टेकल्स, ये सारे हमने देख लिए, ये विदाउट चैलेंजेस नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो यहाँ पर, ये एक को ध्यान से देखना, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, एब्सेंस का मतलब क्या है? नहीं होना, एक्सटर्नल प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट्स। जबकि इस पैसेज में क्या बोल रहा है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन में ऑब्स्टेकल कौन होता है? एक्सटर्नल प्रेशर और कॉन्स्टेंट्स, और ये बोल रहा है एब्सेंस होना, मतलब अगर वो नहीं होंगे तो वो चैलेंज क्या बचा? वो तो कोई चैलेंज ही नहीं बचा, चैलेंज तो तभी होता है जब वो प्रेजेंट होता है, एब्सेंस बोल दिया तो ये फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? फैक्चुअली रॉन्ग। राइट आंसर होगा सी, द लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिव आइडियाज, कि क्रिएटिव आइडियाज को एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उनको दुनिया वेल रिसीव नहीं करती है, वो क्रिटिसिज्म भी फेस करते हैं, वो रिजेक्शन भी फेस करते हैं, तो वो क्या है? चैलेंजेस है, वो क्या है? चैलेंज है। नेक्स्ट, सिनोनिम पूछा है आपसे फ्रोट का। फ्रोट का मैंने आपको बताया, फ्रोट का मीनिंग होता है फिल्ड, भरा हुआ, फुल ऑफ, रिप्लीट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। ट्रैंक्विल की बात करें, ट्रैंक्विल और काम, ये होता है बहुत ही शांत, बहुत ही शांत, पीसफुल, सीरीन, काम, कंपोजर, ठीक है। और बीसेट होता है किसी को नेगेटिव वे में प्रभावित करना, अफेक्ट करना, अनप्लेजेंट वे में, अनप्लेजेंट वे में, ठीक
ठीक है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है खाली, वेकेंट, एम्प्टी, लैकिंग, वेकेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाते हैं डिवॉइड। ठीक है, तो ये भरा हुआ और ये खाली। राइट आंसर हो जाएगा डी। मजा आया, कॉन्फिडेंस आया? ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।